पार्ट 4 चैप्टर 36। तानी भी फोन रख जल्दी से किचन में जाती है और कमला माँ से कहती है, कमला माँ आज हम बनाएंगे पराठा और आप ना हमें अच्छे से सिखाना। राज को बहुत पसंद है और उन्होंने कहा है कि हम अच्छे से सीखें। कमला माँ उसकी बात सुनकर उसको छेड़ते हुए बोली, अच्छा अच्छा, मतलब अब राज के कहने पर ही कुछ बनाना सिखा जाएगा, क्या बात है? तानी चहकते हुए बोलती है, हाँ तो अब कुछ सीखना है तो ऐसा ही सीखेंगे ना जो हमारे काम आए। अब बेकार का इतना सारा सीख कर क्या ही करेंगे। तभी चिराग जी उन दोनों को किचन में इतनी रात को देखकर वहां आ गया था और उनकी बात सुन रहा था। तानी की बात सुनकर वो हंसते हुए उसके गले में पीछे से अपनी बाहें डालते हुए बोला, वाह दीदू, अब जीजू के लिए खाना बनाना सीखोगे। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था आप भी इस किचन के काम में दिलचस्पी दिखाओगे। कमला जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुई बोली, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, वरना ये और किचन हम तो कहकर थक गए। और यहाँ राज ने एक बार क्या कहा कि उसे आलू पराठा पसंद है तो ये सीखने आ गई। तानी कुछ कहती है कि उससे पहले ही चिराग बोलता है, दिदू खाना बनाना सीख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ कर मत लेना। पता चले पिछली बार हाथ काटा था, इस बार जला लिया। चिराग की बात सुन तानी उसके हाथ पे मरते हुई बोली, तुम ना ज्यादा बनो मत और हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुम ना निकलो यहाँ से वरना हम आलू की जगह तुम्हें ही पिस देंगे। चिराग उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अच्छा आप नाराज मत हो, हम नहीं कहेंगे कुछ, बस आप पराठा बना देना हमारे लिए। तानी आलू के छिलके उस पर फेंकते हुए बोली, तुम ना भाग जाओ यहाँ से वरना आज तुम बचोगे नहीं हमारे हाथ से। चिराग वहां से बाहर भागते हुए बोला, जो भी करो दीदू, हम खाए बिना नहीं जाएंगे। ऐसे ही सबके साथ मस्ती मजाक करते हुए तानी आलू पराठा बनाने में लग गए, जो उसके लिए जंग से कम नहीं थी। जहां राजवर्धन और तानी में इतनी दूरी थी, वही कोई और था जिसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। टीना और रमन की अब थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी और टीना तो यह वक्त क्लूड 9 पे थी। वो कुछ सोचते हुए रमन को कॉल लगाती है। रात के 10 बज रहे थे और रमन भी ऑफिस से घर आया था और बैठा ही था कि टीना का कॉल देख कुछ सोचने लगा कि रिसीव करे या नहीं। कुछ सोच उसने फोन रिसीव किया तो टीना चहकते हुए बोली, हाय रमन, कैसे हो तुम? हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? रमन अपनी टाई लूज करते हुए बोला, नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बस मैं अभी ऑफिस से ही आया हूं। तुम बताओ इतनी रात को कैसे याद किया? टीना उसकी बात सुन बोली, चलो फिर अच्छा है, वैसे हमने तुम्हें आमंत्रित करने के लिए फोन किया है। रमन टीना की बात सुन सोचते हुए बोला, आमंत्रित करना है? क्या खुशखबरी है, शादी तय हो गई तुम्हारी? और हंसने लगता है। टीना उसकी हंसी की आवाज सुन थोड़ा तुनकते हुई बोली, तुम कुछ भी मत बोलो, हमारी शादी में अभी बहुत समय है और अगर हमारी शादी तय हो गई तो हम इस वक्त तुम्हें कॉल करेंगे क्या? रमन, नहीं, मुझे लगा कि निमंत्रण देने का कारण क्या हो सकता है। तुम अब ऐसे ही किसी छोटे मोटे इवेंट के लिए मुझे इतनी दूर से तो नहीं बुलाओगी और तुम मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाओगी? टीना, अरे तुम ये सब छोड़ो और हमारी बात सुनो। रमन, सुन ही रहा हूँ, बोलो। टीना, अरे चुप रह कर सुन लो। वो क्या है ना, हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या तुम भी हम ज्वाइन करोगे? रमन, तुम सब मतलब? टीना, हम सब मतलब हम नेहा और तुम्हारी भाभी, हम तीनों ही जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम तुमसे भी पूछ ले, शायद तुम चलो। रमन टीना की बात सुन एकदम से बोला, भाभी भी जा रही है? और तुम लोग कब जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? टीना रमन की बात सुन मन ही मन खुश होते हुई बोली, हान तुम्हारी भाभी भी जा रही है और हम लोग अगले हफ्ते निकलेंगे और हमने ना मालदीव जाने का प्लान किया है, तो अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी आ सकते हो। और हाँ, अपने भाई से भी पूछ लेना, वो तानी से भी मिल लेंगे, वैसे भी इतने दिनों से नहीं मिले होंगे दोनों, उनका भी मिनी हनीमून हो जाएगा। रमन उसकी बातें सुन कुछ देर सोचते हुए बोला, वैसे ये प्लान किसका है, तुम्हारा या भाभी का? टीना उसकी बात सुन बिल्कुल सोच समझ के बोली, ये सब तानी ने ही प्लान किया है, हम और नेहा तो बस उसके साथ जा रहे हैं। ये एक तरह से उसकी तरफ से हमारे लिए शादी की पार्टी समझो, इतनी जल्दी से शादी हुई तो एंजॉय ही नहीं कर पाए। रमन उसकी बात सुन बोला, अच्छा पर शादी में तो तुम लोग थे, तो पार्टी की क्या जरूरत, बल्कि तुम्हें उन्हें पार्टी देनी चाहिए, बैचलरेट नहीं दी होगी तुम लोगों ने उन्हें।
टीना को रमन की बात सुन गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन यह वक्त वो अपना इतने मेहनत से रमन से जो थोड़ी बहुत बात हो रही थी उसे खराब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शांत आवाज में बोली, अरे वो तो हमने और नीयू ने वहां तानी के लिए प्लान किया है ना, वो सरप्राइज है तानी के लिए। रमन, हम ठीक है। टीना, अच्छा तुम ये बताओ कि चलोगे तुम लोग भी? बस हाँ, तानी को बताना मत, उसके लिए ये सरप्राइज रहना चाहिए। रमन टीना की बात सुन कुछ सोचते हुए बोला, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कल शाम तक तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ। टीना उसकी बात सुन प्यार से बोली, हान हान तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, ऑफिस से आए हो अभी तो थक भी गए होंगे और हमने तुम्हारा इतना समय भी बर्बाद कर दिया। रमन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा किया तुमने कॉल किया, मैं तुम्हें कल तक कंफर्म करूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखो, बाय। इतना बोल वो फोन रख देता है। रमन के फोन रखते ही टीना तुरंत से अपने फोन से एक कॉल मिलती है, और जैसे ही सामने से कॉल रिसीव होती है तो टीना थोड़ी मोहक आवाज में बोलती है, जान तुम्हारा काम हो गया है, बस अब सबके मालदीव जाने की देरी है, उसके बाद तानी की जिंदगी से उसके पति की एग्जिट पक्का समझो। सामने वाले ने कहा, अच्छा काम, तुम्हें इस काम का बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, बस तुम ये काम जल्दी से कर दो। टीना अपने बाल की एक लट को अपनी उंगली से रोल करते हुए मोहक आवाज में बोलती है, तुम्हें पता है ना जाने मुझे क्या चाहिए, हमें पता है हम ये काम कर देंगे, लेकिन हम वहां जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। सामने से जवाब आता है, तुम पहले अपना काम करो, हम उसके बाद ही मिलेंगे और चिंता मत करो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। टीना उसकी बात सुन खुश होकर फोन रख देती है और खुद से ही बोलती है, तानी हम ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते, पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। अब कुछ पाने के लिए कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी ही, बस इस बार कीमत है तुम और तुम्हारा रिश्ता है। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। इधर तानी ने बड़ी मुश्किल से आलू पराठा बन लिया था और अपने फोन से जल्दी से फोटो लेने लगी तो चिराग उसको छेड़े हुए बोला, दीदो आप पराठे की फोटो के साथ साथ अपनी इस जले हुए हाथ की फोटो भी क्लिक करो और जीजू को भेजना, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बीवी कितनी बड़ी योद्धा है। तानी उसकी बात सुन मुहम बनती हुई बोली, तुम ज्यादा मत बोलो, इतना तो किचन में होता रहता है, वैसे भी ये हमारा पहले बार था, अगली बार हम बिल्कुल गोल और कुरकुरा पराठा बनाएंगे। चिराग का मजाक उड़ाते हुए बोला, जरूर बनाना, लेकिन साथ में कंपास भी रखना पराठा गोल करने के लिए, क्योंकि इस जन्म में तो आप गोल रोटी या पराठा बनाने से रहे। तानी उसकी बात सुन कमल अजी से शिकत करते हुए बोली, कमला माँ आप अपने इस लाडले को समझिए कि चुप हो जाए, वरना हम आज इसका सर फोड़ देंगे। कमला जी दोनों को शांत करवाते हुए बोली, चुप हो जाओ दोनों और जल्दी से खाना खाओ और सोने जाओ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तानी उनकी बात सूरज जल्दी से एक प्लेट में अपने लिए पार्थ लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, हम अपने कमरे में ही जाकर खा लेंगे, बाय बाय। इतना बोल वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रूम ही आते ही तानी ने जल्दी से राजवर्धन को पिक सेंड की और अपना खाना एंजॉय करने लगी। राजवर्धन अब तक साइट से सबको छुट्टी देकर अपने होटल आ चुका था। तानी से बात करने के बाद उसका मूड काफी अच्छा हो गया था, तो उसने सबको रात को जल्दी घर जाने बोल दिया। वो अभी अपने बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो जल्दी से फोन उठाता है इस उम्मीद में कि शायद तानी का ही मैसेज हो, और उसका सोचना गलत नहीं था। वो तुरंत से मैसेज देखता है तो तनाई ने जो तस्वीरें देखी थी उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो बिना वक्त गवाए तनी को वीडियो कॉल करता है। तानी जो मजे से अपना खाना एंजॉय कर रही थी वो राजवर्धन का कॉल देखकर बिना ज्यादा सोचे उस वीडियो कॉल रिसीव कर लेती है। और जैसा ही सामने राजवर्धन का वही हैंडसम चेहरा देखती है जिस पर थकान साफ दिख रही थी, वो उसे देखती ही रह जाती है और अपना खाना भी खाना भूल जाती है और मुंह में निवाला के लिए बस उसको देखती रहती है। कुछ ऐसा ही हाल राजवर्धन का था। तानी का वही खूबसूरत चेहरा जिस पर इस वक्त कहीं आटा लगा हुआ था और बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, पर फिर भी वो उतनी ही मासूम और शरारती लग रही थी। राजवर्धन तो बस उसे ही देखते रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखने खो जाते हैं कि तभी राजवर्धन का ध्यान तानी के फूले गाल पे जाता है तो वो खामोशी तो तोड़ते हुए बोलता है, बीवी तुम्हारा मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? तबीयत ठीक है तुम्हारी, कुछ हुआ है क्या? वो थोड़ा परेशान हो गया था। तानी उसकी बात सुने अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपना कहाँ चबा कर बोलती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं और कुछ नहीं हुआ है हमें।
वो बस हम खाना खा रहे थे और आपका फोन आ गया तो। राजवर्धन हंसते हुए बोला, तो तुम अपना खाना चबाना ही भूल गई। इतना हैंडसम लग रहा हूं क्या मैं? तानी उसकी मुस्कान देख बस उसको देखती रह गई, पर उसकी बात सुन थोड़ा नाराज होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए। और ये बताइए कि आपने कॉल किया है अपने हमें? चैप्टर 37। राजवर्धन तनु की बात सुन बस मुस्कुराए जा रहा था। तनी उसको ऐसे मुस्कुराते देख मुंह में कहाँ थूसे हुए ही बोलती है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और ऐसा क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? राजवर्धन तानी की बात सुन एक हाथ पर अपने चेहरे को टीका कर उसको देखते हुए बोला, हाय क्या बोलूं, अब इतने दिनों बाद अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को देख रहा हूं ना, तो बस कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। बस मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं, और तुम खाना खाते हुए इतनी प्यारी लग रही हो ना कि बस क्या ही बताओ। वो उससे फुल टू फ्लर्ट कर रहा था और तानी उसकी बात सुन अपना खाना गटकते हुए अटक गई और उसको वैसे ही मुंह खोलते हुए देखने लगी। राजवर्धन उसे मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे मुंह बंद कर लो, पता चले पराठे की जगह मक्खी चली जाए पेट में। तानी जल्दी से अपना मुंह बंद कर अपने फोन को स्टैंड पर रख उसको झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं, इस दिन तो बड़ा बोल रहे, मुझे फोन मत करना, ये मत करना, ब्ला ब्ला, और आज ये सब बोल रहे हैं। राजवर्धन उसकी बात सुन थोड़ा उदास हो गया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तानी उस दिन के लिए सॉरी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर गया तुम पर। मुझे इतने समय से अकेले रहने की आदत थी ना, तो बस शायद तुम्हारी देखभाल को समझ ही नहीं पाया। तानी उसकी हिचकिचाहट को समझ रही थी तो वो बात को टालती हुई थोड़ा नखरा करते हुए बोली, इस बात को तो आप रहने ही दे फिलहाल के लिए, इसके लिए तो हम आपसे मिलकर अच्छे से लड़ेंगे, एक और लड़ाई बाकी है आपसे। तो कुल मिलाकर 2 गलती आप अभी तक कर चुके हैं जिसके लिए आपको हम सजा देंगे, तो तैयार रहिएगा, फिर मत कहना कि हम करेंगे। राजवर्धन उसकी बात को सुन बोला, अच्छा तो तुम अब मुझे सजा दोगी? अपने एकलौते पति को तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा? तानी उसके ऐसे कहने से बोली, अच्छा अब अपनी बारी आए तो डर गए। और एक बात बताए, ये एकलौता पति क्या होता है? आप क्या चाहते हैं कि हम दूसरी शादी भी कर लें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम कुछ सोच सकते हैं। तानी ये बात जानबूझकर बोली थी राजवर्धन को चिढ़ाने के लिए, वो भी अब राजवर्धन की तरह अपने चेहरे को हाथ पे टीका के राजवर्धन को देखने लगी। राजवर्धन उसकी बात सुन हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, शादी तो दूर तुम किसी लड़के से बात भी नहीं करोगी। मैं ही तुम्हारा पति हूं और हमेशा सिर्फ मैं ही रहूंगा। राजवर्धन के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, वो तानी के मजाक को समझ ही नहीं पाया और बोलता गया। तने उसको बात सुन जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आया मजा? आप तो सीरियस ही हो गए, हम बस मजाक कर रहे थे। राजवर्धन उसकी बात सुन अब समझ आता है कि तानी उसको बस छेड़ रही थी, तो वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसकी नजर तानी के हाथ पे गई। आज थोड़ा जल गया था और चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और वो तानी को थोड़ा गुस्से से देखने लगा। तानी उसके चेहरे में आए बदलाव को देखकर चुप हो गई। वो कुछ पूछती है कि राजवर्धन की आवाज सुन सहम जाती है। राजवर्धन गुस्से में बोलता है, ये क्या किया है तुमने? मैंने बोला था ना तुम्हें ध्यान से काम करना, और तुम ये क्या करके बैठ गई? आज के बाद तुम किचन में बिल्कुल नहीं जाओगी। तानी को अब राजवर्धन के गुस्से की वजह समझ आई तो वो बोलती है, ये तो बस जरा सा लग गया, इतना तो किचन में होता रहता है, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। वैसे भी हमने आपके लिए ही सीखा है और आपको पता है ये बना भी बहुत अच्छा है, हम ना। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि राजवर्धन उसको पूरी आवाज में बोला, ये जरा सा है, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? और बस मैंने आज बोल दिया ना कि तुम किचन में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। एक तो तुम मेरे पास नहीं हो, ऊपर से ये सब कर रहे हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। तानी, अच्छा ठीक है, अब आप गुस्सा मत करें ना। राजवर्धन, नहीं तुम वादा करो तुम किचन में काम नहीं करोगी। तानी, अच्छा बाबा ठीक है, हम नहीं जाएंगे अब, खुश? अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए प्यारे पतिदेव, या ऐसे ही लड़ते रहने का इरादा है? राजवर्धन उसकी बात सुन तानी को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम ना जितना सब उल्टा काम करना है कर लो, एक बार तुम आओ मेरे पास तब तुम्हें बताऊंगा। अभी तो तुम फिलहाल खुद की हालत जाकर सही करो और हाथ धोकर आओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ।
तानी उसकी बात सुन खुद की हालत देखती है और जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है और राजवर्धन खुद की हालत देखता है तो यह वक्त बिजनेस सूट में था जिसे देखकर वो भी जल्दी से बाथरूम में जाता है, क्योंकि अगर तानी उसकी हालत पर ध्यान देती और सवाल पूछती तो वो क्या जवाब देता, यही सब सोच वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तानी जल्दी से चेंज करके आती है और राजवर्धन भी चेंज करके आ चुका था। दोनों काफी देर बात करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही ये एक हफ्ता भी चल गया और तानी राजवर्धन की इस बीच थोड़ी बहुत बात भी हुई, लेकिन तानी ने राजवर्धन को यात्रा के बारे में नहीं बताया, या ये कहो कि उससे बात करने के चक्कर में उसको बाकी कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। लेकिन रमन राजवर्धन को बता चुका था और राजवर्धन इंतजार कर रहे थे कि तानी हमसे शायद सामने से पूछे साथ आने के लिए या बताएं, लेकिन तानी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि रमन टीना को हन बोल चुका था, पर वो उन्हें सीधा मालदीव में ही मिलने वाला था और टीना की तो जैसी लॉटरी ही लग गई थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। अब अगले दिन तानी को ट्रिप पर जाना था और वो पैकिंग कर चुकी है। कुछ सोच वो राजवर्धन को कॉल करती है। वो आजकल उससे अच्छे से बात ही नहीं करता था, उखड़ा उखड़ा रहता था, जिसे तानी थोड़ी परेशानी तो थी, लेकिन पहले असाइनमेंट और ट्रिप की प्लानिंग के चक्कर में उस पर ध्यान ही नहीं दिया। राजवर्धन तानी का कॉल उठता है तो तानी उसे कहती है, राज हमें ना आपसे कुछ कहना, बाय इतने दिनों से रोज सोचते हैं फिर आपसे बात करते करते भूल जाते हैं। राजवर्धन, हाँ बोलो क्या बोलना है, वैसे तुम बोलने से पहले इतना सोचने कब लग गई। तानी उसकी बात सुन थोड़ा नाराज हुई बोलती है, आपका क्या मतलब है हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। जाए हम नहीं बताएंगे, आप हमें ऐसे ही करते रहें, रहने दीजिए आप सो जाए। वो फोन रखने वाली थी कि राजवर्धन उसको रोकते हुए बोलता है, अरे रुको रुको, तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी सबसे समझदार प्यारी बीवी हो। तानी, अच्छा अब मक्खन मत लगा, हमारी बात सुनो, हम ना कल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, तो बस आपको बता रहे हैं कि हो सकता है हम एक हफ्ते तक व्यस्त रहें। तो राजवर्धन को तो पहले से ही पता था, फिर भी अनजान बनते हुए बोला, ट्रिप पर, लेकिन कहा, और किन दोस्तों के साथ जा रही हो तुम। अंडरस्को। तानी, हमारी दोस्त तीन और नेहा के साथ जा रही है, को शादी में भी आई थी, उन्हीं के साथ का रहे हैं, उनको शादी की पार्टी चाहिए थी तो बस इसीलिए मालदीव जा रहे हैं। राजवर्धन उसकी बात सुन खुश तो था, आखिरकार उससे तानी से मिलने का मौका जो मिलने वाला था, पर वो अभी तानी को कुछ नहीं बता सकता, इसलिए वो बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए, इतना पढ़ लिख कर बोर हो गई होंगी, अब थोड़ा आराम करो, चलो अच्छे से आनंद लेना और हन फोन में टैरिफ डलवा लेना और मुझे कॉल करना मत भूलना और अपना ध्यान रखना। चलो तुम अब सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना होगा तुम्हें। तानी उसकी बात पे हामी भरते हुए फोन रख देती है और राजवर्धन यहाँ अपनी ही प्लानिंग में लग जाता है, लेकिन कोई और भी था जो कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। तानी अपने दोस्तों के साथ पहले फ्लाइट से दिल्ली फिर वहां से मालदीव जाने वाली थी, तो सब सुबह ही एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे। तानी एकदम टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। नेहा और टीना साथ में आने वाली तनय उन दोनों का हाय इंतजार कर रही थी कि तभी उसे टीना और नेहा आते हुए दिखते हैं, और जैसे ही उन दोनों के पास जाने लगती है कि उससे उन दोनों के पीछे कोई दिखता है, जिसे देखकर तानी अपनी जगह जम ही जाती है और उसके चेहरे पर उत्साह की जगह अब डर ने ले ली थी। टीना और नेहा मुस्कुराती हुई उसके पास आती है और तनु को ऐसे खुद की तरफ घबराते हुए देख उसको अजीब नजरों से देखती है और उसके पास जाकर तनी को कंधे से हिलाते हुए नेहा बोलती है, तानी तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। तानी सुके ऐसे करने से होश में आती है और घबराते हुए नेहा का हाथ पकड़ के हकलाते हुए बोलती है, नी नीयू वो वाह वहां तुम्हारा भाई था, वो इशारे से बताती है। तो टीना और नेहा दोनों पीछे देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, पर तानी अब कनपने लगी थी, वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभल के खड़ी हुई थी। नेहा उसकी बात सुन बोलती है, तानी कोई नहीं है वहां, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा, मेरा भाई यहाँ कैसा हो सकता है, वो न्यूयॉर्क में है, यह वक्त है। तानी उसकी बात सुन बोलती है, नहीं वो यही है, हमने खुद उसे देखा भी, तुम दोनों के पीछे ही था वो, हमें कोई वहम नहीं हुआ है। टीना तानी को ऐसे परेशान होता देख पानी की बोतल देती है और पानी पिलाती हुई बोलती है, पहले तुम पानी पियो। तानी, नेहा सच बोल रही है, कोई नहीं था हमारे पीछे, तुमने किसी और को देखा होगा, तुम पहले अंदर चलो। तानी ने पहले पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की और टीना को मना करते हुए बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ, हमें बस घर जाना है, हम नहीं जा रहे।
तानी की बात सुन निया और टीना एक दूसरे को देखती है और निया टीना को घूरते हुए देखती है। फिर तानी को मनाने की कोशिश करती हुई बोली, तानी तुम बेकार में परेशान हो रही हो, कोई नहीं है यहाँ। तोमर सर आखिरी मिनट में योजना में बदलाव नहीं कर सकते यार, इतनी मुश्किल से सब प्लान हुआ था, अब तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा। तानी, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ। इतना बोल वो अपना बैग लेकर टैक्सी लेने के लिए जाने लगती है। चैप्टर 38। टीना और निया एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से भागकर एक तानी का हाथ पकड़ती है और एक तानी का हाथ पकड़ती है, जिसे तानी रुक जाती है तो टीना तानी का हाथ पकड़ा के उससे बोलती है, तानी तुम्हें इतनी जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, तुम ऐसी ट्रिप रद्द नहीं कर सकते यार, तुम पता नहीं कौन सा वहम मन में पाल ली हो। वो यहाँ नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, तुम बेवजह एक वहम की वजह से इतना अच्छा खासा प्लान कैंसिल कर रही हो। निया भी तानी को समझने की कोशिश करती हुई बोली, टीना सही कह रही है, तुम बिना वजह खुद को परेशान कर रही हो। वैसे भी वो यहाँ नहीं है, न्यूयॉर्क में है, अगर तुम्हें यकीन न हो तो हम वीडियो कॉल करके तुम्हें अभी साबित भी कर सकते हैं। तानी उन दोनों की बात सुन खुद की घबराहट को छुपाती है और बोलती है, तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो, हमें कोई वहम नहीं हुआ है, हमने खुद देखा है उसे यहाँ, और अगर वो यहाँ है तो वो हमारे पीछे मालदीव भी आ सकता है, हमें इस बात का पूरा यकीन है। निया तानी की बात सुन थोड़ा गुस्से से बोली, तानी उस बात को हुए सालों बीत चुके हैं और भाई अब आगे बढ़ चुका है, उसकी न्यूयॉर्क में एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके लिए वो सीरियस है, और तुम हो कि अभी वहीं तक अटकी हुई हो। माना कि तुम खूबसूरत हो लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दे। वो आगे बढ़ चुके हैं, अच्छा होगा कि तुम भी अब शादी के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। निया की बात पे टीना उसको घूर के देखती है लेकिन वो टीना को इग्नोर कर देती है। टीना को अपना सारा प्लान फेल हो गया दिख रहा था। वो बात को संभल कुछ बोलने की कोशिश करती है कि तभी तानी निया से बोलती है, पहली बात नियू, हम तुम्हारे भाई के पीछे ना कभी थे और ना ही कभी होंगे, हम अपनी शादी में खुश हैं और वाह है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो उसने हमारे साथ किया है वो शायद तुम आसान से भूल जाओ, लेकिन हमारे लिए वो सब भूलना आसान नहीं है, ऊपर से उसका आज ही यहाँ दिखे कोई आम बात तो नहीं, इतने सालों में तो नहीं दिखा वो हमें हमारे आसपास, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसे देखा है तो मतलब देखा है, तुम्हें यकीन नहीं करना, और वैसे भी मालदीव जाने का प्लान तुम दोनों का था तो तुम दोनों जाओ आराम से। निया और टीना तानी की गुस्से से भरी आवाज और उसकी बातें सुन हैरान थे, क्योंकि तानी कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं करती थी, वो अक्सर बातों को टाल ही देती थी। मामला हाथ से जाता देख टीना उनके बीच में आते हुए बोलते हैं, यार तुम दोनों भी क्या लेकर बैठ गए हो, ये सब बात करने का वक्त नहीं है। और तानी, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो यहाँ है तो हम एक काम करते हैं, चलकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, सब साफ हो जाएगा, तब तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या बोलती है, ये ठीक है ना। तानी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उससे भी ये बात सही लगती है, तो टीना उसका हाथ पकड़ के निया को बैग लाने का बोल उसके खिंचते हुए एयरपोर्ट के अंदर की ले जाते हुए बोलती है, हाँ तो चलो चलो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा और सीसीटीवी से सब क्लियर कर लेंगे। तीन अगर चले जा रही थी वो वही निया उसको घूरे जा रही थी। वो लोग गेट तक ही पहुंचे थे कि तानी का फोन बजने लगता है। तानी देखती है तो राजवर्धन का कॉल था। वो तीन से अपना हाथ छोड़ा के थोड़ा उसे दूर जाकर बात करने लगती है। तभी निया टीना के पास आकर बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें पता है ना कि वो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख जाएगा। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब मत करो भाई, न्यूयॉर्क से सीधा मालदीव में मिल जाएगा, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें तो तानी को डराना था, जबकि तुम्हें पता है कि तानी को भाई के नाम से भी डर लगता है, तो देखकर तो ना जाने क्या हाल होगा। अब सोचो कुछ कैसे बचोगी। इस सबसे पहले तुम भाई को कहो कि वो अपनी ड्रेस चेंज करे और मास्क और चश्मा लगाओ, प्लेन में एंटर करो, क्योंकि तानी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। टीना उसकी बात मान टूरेंट से निया के भाई को कॉल करके सब अच्छे से समझ देती है और तानी का इंतजार करने लगती है और साथ ही सोचने लगती है कि ये सीसीटीवी फुटेज के स्यापे से कैसे बचे। उधर राजवर्धन फोन ले तानी से पूछता है, तो मिसेस राणा कहाँ तक पहुंची आपकी हवाई गाड़ी। राजवर्धन तानी के मालदीव आने से काफी खुश था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता था। तानी उसकी आवाज में ही उत्साह महसूस कर सकती थी, इसलिए वो अपनी घबराहट को छुपते हुए बोली, क्या बात है, आप हमारे घूमने जाने से काफी एक्साइटेड हो रहे हैं, इतने उत्साहित तो हम भी नहीं हैं।
राजवर्धन तानी की बात सुन बोला, तुम ना ये ओल्डी टाइप बातें मत करो, और बताओ कहाँ तक पहुंची हो। तानी, हम अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं अभी, पर हमारा अब मन नहीं हो रहा है जाने का, इसलिए हम सोच रहे हैं वापस घर जाएं और सो जाएं। राजवर्धन तुरंत से थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम, क्यों नहीं जाओगी, क्या हो गया ऐसा जो मन नहीं है अब तुम्हारा। तानी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा बस इसीलिए बोल रहे थे। राजवर्धन उसको समझते हुए बोला, तानी तुम ज्यादा सोचो मत और बस जाओ, वहां जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी दोस्तों के साथ कहाँ ही मौका मिलता है जाने का, जब तक मौका मिले अच्छे से घूम लो। अब ज्यादा मत सोचो और दिल्ली पहुंचो फोन करो मुझे, ठीक है। चलो अब मैं रखता हूँ, आराम से जाना और ज्यादा सोचना मत, सब ठीक होगा। तानी बस हम में जवाब देती है और मन मार के जाने का फैसला करती है। वो अपने डर से लड़कर बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हो और एयरपोर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और जाकर टीना और निया से बोली, चलो हमें कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखना, हम यहाँ से निकालना है बस जल्दी से। टीना ने एक राहत की सांसें ली और खुश होकर जल्दी से तानी को गले लगाकर उसके हाथ पकड़ के साथ ले जाने लगी। निया उनके साथ आते हुए तानी से पूछती है, क्या बात है तुम एकदम से मान गई, ऐसा किसका फोन आ गया को तुम एक कॉल में मान गई। तानी निया की बात सुन बोली, वो राज का फोन आया था, पूछ रहे थे हम कहाँ पहुंचे, तो हमने उन्हें बताया कि हम नहीं जाना चाहते, तो उन्हें हमने समझा कि हमें बार बार मौका नहीं मिलेगा तुम दोनों के साथ घूमने का, तो हमें भी उनकी बात सही लगी, बस इस तरह हम मान गए। निया तानी को छेड़ते हुई बोली, क्या बात है जीजू की इतनी बात मानी जा रही है, वैसे तानी तुमने कभी जीजू की फोटो नहीं दिखाई, अरे हम भी तो देखेंगे कि आखिर जीजू कैसे दिखते हैं। तानी निया की बात सुन तुरंत बोली, हम जरूर दिखाते अगर हमारे पास कोई फोटो होती, हम वहां रहे ही हैं कितने दिन और हमें भी टाइम नहीं मिला उनकी कोई पिक क्लिक करने का, ना ही शादी की फोटो अभी तक आए है। तानी और ऐसे ही कुछ भी बोलती चली गई। निया उसकी बात सुन थोड़ा उदास सी हो गई कि तभी टीना बोली, यार नियू तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई, अब शादी हो गई है तो जीजू कह भागे जा रहे हैं। तानी अभी लखनऊ में ही है तो हम लोग कभी भी जीजू से मिल लेंगे, क्यों तानी। इतना बोल उसने तानी की तरफ देखा तो तानी ने भी हन में सिर हिला दिया और तीनों ने जल्दी से एंट्री की और जैसा है बोर्डिंग पास लिए उनकी फ्लाइट की भी अनाउंसमेंट हो गई। तीनों खुश हो गई क्योंकि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना था, वो जल्दी से जाकर फ्लाइट में अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। तानी भी किसी तरह अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वही फ्लाइट में कोई और भी था जो तानी की हर हरकत पे नजर रखा हुआ था और रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही तानी अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से दिल्ली और वहां से 5 घंटे की फ्लाइट के बाद मालदीव के माले एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहीं से वो लोग फेरी से रिजॉर्ट के लिए जाने वाले थे। तीनों दोस्त अपना अपना सामान लेकर आगमन काउंटर पर जाकर अपनी सभी जरूरी दस्तावेज दिखाते हैं जो यात्रा से संबंधित और एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। यहां से बाहर आते ही वहां की खूबसूरती को देख सब खुश हो गए। तानी को भी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। सब बाहर आकर उस जगह जाते हैं जहां से उन्हें फेरी मिलने वाली थी। वो लोग फेरी पे सवार होकर अपने रिजॉर्ट के लिए निकल गए। तीन और निया तो अपना फोन निकाल अपनी पिक क्लिक करवाने लगी। वही तानी ने भी एयरपोर्ट की एक तस्वीर क्लिक की और राजवर्धन को भेज दिया। राजवर्धन जिसने पहले ही उसके आने का पता चल चुका था, वो तानी की सेंड की हुई तस्वीर देखकर खुश हो जाता है। उसका तो मन हो रहा था कि अभी जाकर तानी को गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर आई मुस्कान को देख उसके पास बैठा रमन उसको छेड़ते हुए बोलता है, लगता है भाभी पहुंच गई है, इसीलिए तो आज उनके भी चेहरे पर मुस्कान है जिनसे दूसरे की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। राजवर्धन की रमन की बात पे उसको घूर के देखता है तो रमन बोलता है, तू मुझे क्यों घूर रहा है, मैंने क्या गलत बोला। तू यहाँ पे किसी से भी पिछले सब मेरी बात से सहमत होंगे, क्यों हैरी सही बोल रहा हूं ना मैं। हैरी अपना नाम सुन हड़बड़ा जाता है और क्या जवाब दे उसे कुछ समझ नहीं आता। राजवर्धन भी उसे घूर के देख रहा था जिसे वो और घबराने लगा और काम का बहाना मार के वहां से निकल गया और बाहर आकर एक गहरी सांस लेकर बोला, आज तो बच गया, वरना रमन सर ने तो आज मेरी बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वही उसको ऐसे जाता देख रमन जोर जोर से हंसते हुए राजवर्धन से बोला, हा हा हा, देख तेरा असिस्टेंट भी भाग गया सच बोलने के डर से। राजवर्धन उसको देखकर बोला,
हंस ले बेटा हंस ले, जब तुझे प्यार होगा ना तब देखूंगा कैसा लगता है जब इतने दिन दूर रहने के बाद मिलने का मौका मिले, लेकिन तब भी आप मजबूरी में मिल नहीं पाए। रमन उसकी बात सुन चौंकते हुए बोला, एक मिनट क्या बोला तू? प्यार? तुझे भाभी से प्यार हो गया है? इतनी जल्दी? मतलब इतने सालों से शादी से दूर भाग रहा था और शादी होते ही तुझे सीधे भाभी से प्यार हो गया? सही है बॉस, इतनी तेज स्पीड तो जेट की नहीं होती जितनी तेरे प्यार के ट्रेन की है। राजवर्धन अपने सिर को कुर्सी से टीका कर थोड़ा सीरियस हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे तानी से प्यार हो गया है और ये एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ, किसी के भी साथ नहीं। जब उसने पहली बार मिला था ना उसकी हरकत पे गुस्सा करने का मन तो किया पर उस पर गुस्सा कर ही नहीं पाया, और जब शादी हुई तो उससे जितना भी जाना है ना उतने से ही उससे ना एक अलग सा कनेक्शन हो गया है। उसकी आवाज से बता सकता हूँ कि वो खुश है, दुखी है, हाँ फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये फीलिंग जो है ना तानी, एक लिए प्यार से कहीं ज्यादा है जिसे मैं शायद समझा ना पाऊं। रमन राजवर्धन को इतना सीरियस देख बोला, देख आगे तू जरूर है तो अच्छा है, लेकिन तू इस सब में भाभी को चोट मत पहुंचाना, वो दिल की बहुत अच्छी है, उनको ये सब समझ नहीं आने वाला, और जितना जल्दी हो सके सच बता दे, कहीं बाद में यही सच तुम्हारे भरोसे की दीवार को कमजोर ना कर दे। राजवर्धन उसकी बात सुन कुछ सोचने लग जाता है। चैप्टर 39। राजवर्धन रमन की बात ध्यान से सुन कुछ सोचते हुए बोलता है, हम सोच तो रहा हूं बता दूं सब अपने बारे में, लेकिन मैं उसके कॉलेज तक कुछ नहीं बताना चाहता, सब इतना अच्छा चल रहा है। मैं उससे ये सब तभी बताऊंगा जब वो मेरे साथ हमारे घर पर होगी, ऐसे दूर नहीं। वैसे भी हर वक्त तो लड़ते रहते हैं हम, मुझे और कोई लड़की फिलहाल तो नहीं चाहिए। रमन उसकी बात सुन बोला, हम ठीक है, जो तू सोच रहा है सही होगा, लेकिन फिर भी कहूंगा ज्यादा देर मत करना। वैसे भाभी तो आ गई है यहाँ, अब क्या करना है? आज ही मिलेगा या कल तक का इंतजार करना है? रमन की बात सुन राजवर्धन बोला, हम कल ही मिले का प्लान किया है तो कल ही मिलूंगा। रमन, तू रह लेगा कल तक भाभी से मिले बिना, ये जानकर कि वो यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। वो राजवर्धन को चिढ़ा रहा था और राजवर्धन उसकी बात सुन बोला, ज्यादा मजे मत ले समझा, वैसे ही इतना मुश्किल हो रहा है, तू और कर दे बोल बोल के। रमन उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, क्या यार तू भी ना आखिर मजनू बन ही गया, मुझे लगेगा नहीं अकर तू भाभी के पीछे इतना पागल हो जाएगा कि इतने सालों का तेरा ये महिलाएं दूर रहने का व्रत ऐसे टूटेगा कि तू उनके बिना ऐसा हो जाएगा, हा हा हा। राजवर्धन उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, तू चुप हो जा वरना बहुत पिटेगा सबके सामने यहीं। रमन शांत होकर बोला, अच्छा है ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है? चल आज तू फ्री है तो चल, आज हम अपनी पार्टी करते हैं, कल से तो तू कहाँ मिलेगा? राजवर्धन उसकी बात सुन अपनी सीट से उठे हुए बोलता है, चल आज हम दोनों भाई पार्टी करते हैं, काम से काम तानी से दूर रहने का कोई तो बहाना मिले। रमन अपनी जगह से उठे हुए हंसते हुए बोला, सच में तू मजनू ही हो गया है क्या? शायराना बातें करने लगा है तू? राजवर्धन उसकी बातों को इग्नोर करे पेन ऑफिस से बाहर निकल जाता है और हैरी को बुलाकर सब कुछ संभालने को बोलकर वहां से रमन के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाता है। तानी अपने दोस्तों के साथ रिजॉर्ट में पहुंच गई थी और सब अपने कमरे में अपना सामान रखने चली गई थी। अब तक काफी शाम हो चुकी थी और सब अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आए तो डिनर का समय हो गया। तानी तो बस खाना खाकर सोना चाहती थी, लेकिन टीना और निया को पार्टी करनी थी। क्यों? टीना अपनी योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, लेकिन तानी साफ मना कर देती है तो सबको बिना मन के मानना पड़ता है। तीनों जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तानी तो वहां का व्यू देखकर काफी खुश थी और मजे से अपना खाना खा रही थी, इस बात से अनजान कि उसके दोस्तों के मन में इस वक्त उसके लिए क्या चल रहा है। तानी को ऐसे खुश देख टीना अपने मन में बोलती है, हंस लो तानी, कल से तुम्हारी यही मुस्कान तुम्हारे रोने चिखने में नहीं बदल गई ना तो मेरा नाम भी टीना नहीं। कल आखिरी रात होगी जब तुम इतना खुश होगी, कल तुम्हारी आती भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी, तुम फिर से अकेली हो जाओगी जैसे तुम इतने सालों से हो। वो यही सब सोचते हुए अपना खाना खा रही थी और ड्रिंक भी कर रही थी। नेहा और टीना काफी ड्रिंक कर चुकी थी, लेकिन तानी ही थी जो सोबर थी। वो उन दोनों को रिजॉर्ट के स्टाफ की मदद से उनके रूम में लेकर जाते हैं और अपने कमरे में आकर फ्रेश होती है और नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट जाती है और राजवर्धन को कॉल करती है,
राजवर्धन जो इस वक्त रमन के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था, वो जब तनु का कॉल देखता है तो खुश होकर उसका कॉल रिसीव करता है और बोलता है, हाय बीवी कैसी हो, आ गई तुम्हें मेरी याद, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजवर्धन अब तक थोड़ा नशे में हो चुका था, इसलिए वो ये सब बोल रहा था। तानी सुखी आवाज में भरेपन महसूस कर बोली, आपने ड्रिंक किया हुआ है क्या? आप ऐसे बातें तो कभी नहीं करते। राजवर्धन तानी की बात सुन बोलता है, हाँ किया है थोड़ा सा, अब बीवी इतना दूर है मुझसे, ऊपर से घूमने भी गई है अपने दोस्तों के साथ, तो क्या करूं मैं, कहीं तो खुद को बिजी रखना होगा। तानी उसकी बात सुन बोली, हम तो मना कर रहे थे आने के लिए, अपने ही बोला कि चली जाओ, अब आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम लखनऊ होते हैं तो आप हमें रोज कॉल करते हैं। राजवर्धन आवाज में मदहोशी के लिए बोलता है, क्या यार बीवी तुम अब भी लड़ोगी, मत करो ना ऐसे, याद आ रही है तुम्हारी और तुम मेरे पास भी नहीं हो। रमन जो राजवर्धन के पास बैठकर ड्रिंक कर रहा था, उसकी ऐसी बातें सुन वहां से उठकर चला गया और तानी राजवर्धन की बात पे हंसकर बोली, हा 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 राज, अब आपको रुक जाना चाहिए, आपको ज्यादा हो गई है, आप सो जाए, कल बात करते हैं हम आपसे वीडियो कॉल पे, अभी हम भी बहुत थक गए हैं। राजवर्धन तानी को मना करते हुए बोलता है, नहीं बीवी, तुम फोन नहीं रखोगी, थोड़ी देर और बात कर लो ना, फिर तो जान, तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना, इसलिए ऐसे बोलती हो, हमेशा ही सो जाओ और चले जाओ। तानी उसकी बातों से समझ रही थी कि राजवर्धन को आज ज्यादा हो गई है और वो आज सोएगा नहीं, इसलिए वो ऐसे प्यार से पूछती है, अच्छा हम नहीं रख रहे फोन, पर आप पहले बताएं कि आप कह रहे हैं और किसके साथ हैं, आप अकेले तो नहीं है ना। तानी को उसकी फिक्र हो रही थी। राजवर्धन तानी की बात सुन अपने सामने देखता है तो रमन सामने, वो इधर उधर देखता है तो रमन थोड़ी देर पे खड़ा हुआ था, उसे देखते हुए राजवर्धन तानी से बोलता है, मैं होटल में हूँ और रमन भी मेरे साथ ही है, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद बहुत आ रही है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। राजवर्धन नशे में कुछ भी बोले जा रहा था। तानी उसकी बातें सुन हंसते हुए बोलती है, आपको आजा कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रही हमारी, आप प्लीज हमारी बात मानिए, सो जाए कृपया, हम कल पक्का कॉल करेंगे आपको, बस अभी के लिए आप सो जाओ वरना हमें आपकी टेंशन होती रहेगी। राजवर्धन तानी की आवाज में खुद के लिए फिक्र साफ महसूस कर सकता था, इसलिए वो तानी से बोला, ठीक है लेकिन तुम कल मुझे कॉल करोगी और मुझसे देर तक बात करोगी, ऐसे कॉल कट नहीं करोगी। तानी, पक्का हम आपको कॉल करेंगे, बस आप अभी हमारी बात मान लीजिए। तानी ने ये सब इतने प्यार से बोला कि राजवर्धन का हाथ अपने आप अपने दिल पर चला गया और वो बोला, ठीक है जैसा आपका हुक्म बीवी साहिबा, तो तुम सो जाओ और कमरे को अच्छे से लॉक कर लेना और अपना ध्यान रखना, कल मिलता हूं तुमसे। तानी और राजवर्धन एक दूसरे को बाय बोलकर फोन रख देते हैं। सब आराम से तो रहे, लेकिन कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी, वो मालदीव के ही एक रिजॉर्ट में था और ड्रिंक कर रहा था। वो अपने फोन में तानी की फोटो देखते हुए खुद से ही बोला, 5 साल, पूरा 5 साल तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से, परिवार से दूर रहा और तुमने क्या किया, इतनी आसानी से किसी और से शादी कर ली। तुम्हें क्या लगेगा मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया? नहीं तानी, इतनी आसानी से मैं कुछ भी खत्म नहीं होने दूंगा। जैसे मैं तड़पा हूं इतने साल तुम्हारे बिना, अब तुम भी तड़पोगे जब तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा मैं तुमसे, बस कल का इंतजार है, उसके बाद तुम्हारे पास ही आना होगा। इतना बोल वो अपने हाथ में लिया ड्रिंक का गिलास पूरा खाली कर देता है। अगली सुबह तानी सबसे पहले राजवर्धन को कॉल करती है और उससे काफी देर बात करती है, जिसे राजवर्धन तो काफी खुश था। वो हैरी को सारा काम समझाकर रमन से तानी का आज का सारा शेड्यूल पता करने को बोलता है और तैयार होने लग जाता है। तानी ने अपने दोस्तों के साथ आज बीच पे जाने का प्लान किया था, तो उन तीनों लड़कियों ने अपनी बिकनी पहनी और बीच एक के लिए निकल गए। इधर रमन को टीना से उनकी लोकेशन का पता चल गया था, तो वो भी राजवर्धन को लेकर उसी बीच पर आ गया जहां तानी जाने वाली थी। उस बीच पर कम ही लोग होते थे, इसलिए तानी ने वो स्पॉट चूज किया था ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तानी के आने से पहले ही राजवर्धन रमन के साथ एक जगह पे चुप कर बैठ गया था। तानी और उसके दोस्तों को ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां आने में, इसलिए वो भी समय से वहां पर थी। तानी, टीना और निया ने अच्छा पर अपने लिए बेंच सेट करवाए और अपना सामान रख स्विमिंग के लिए जाने लगे। सबने बिकनी के ऊपर ड्रेस पहनना हुआ था। टीना और निया तो बस शॉर्ट्स में थी, लेकिन तानी ने रैप ड्रेस पहना हुआ था। टीना और निया तो अपने शॉर्ट्स उतर के तैराकी के लिए जाने लगे, तो रमन राजवर्धन से बोला,
ओह भाई, ये तो स्विमिंग के इरादे से आई है और बिकिनी पहनी हुई है, इसका मतलब भाभी भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि राजवर्धन की जलती आंखें देख आग बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। राजवर्धन रमन की बात सुन ध्यान से अब तानी को देखने लगा। तानी ने भी अपनी ड्रेस को उतारा तो उसमें लवेंडर कलर की बिकिनी पहनी हुई थी जो उसके फिगर पर जच रही थी। वो बिना इधर उधर देखे सीधा तीन और निया के पास जाने लगी। राजवर्धन तो उसको ऐसा देख पागल ही हो गया था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो ज्यादा लोग नहीं थे बीच पे। फिर उसने रमन की तरफ देखा तो वो दूसरा साइड देख रहा था। रमन खुद पे राजवर्धन की नजर महसूस कर बोला, नहीं देख रहा यार, तू देख, मैं जा रहा हूं यहां से, खुश। इतना बोल रमन वहां से उठकर चला गया और राजवर्धन वापस से तानी को देखने लगा। उसकी पतली कमर जिस पर उसने पतला सा कमरबंद बांधा हुआ था जो उसकी कमर को और खूबसूरत बना रहे, उसके लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। कुल मिलाकर तानी उस टू पीस में कमाल लग रही थी और वही राजवर्धन का उसको ऐसे देख बुरा हाल हो रहा था और उससे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आसपास खड़े सब लड़के तानी को ही घूर रहे थे जो राजवर्धन को जलाने के लिए काफी था। उसको मन तो कर रहा था कि अभी जाए और तानी को वहां से लेकर आए या उन लकड़ों की आंखें फोड़ दे, लेकिन वो इन सब में से कुछ नहीं कर सकता था। तानी इस सब से बेखबर बस अपने दोस्तों के साथ तैराकी का आनंद ले रही थी। उसने कहा कि उसके जलवे किसी का बुरा हाल कर रहे हैं राजवर्धन से। जब वो सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो हैरी को कॉल करके कुछ निर्देश देता है और तानी को एक रहस्यमयी मुस्कान चेहरे पर लिए देखता है। चैप्टर 40। तानी सबसे बेखबर बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लगी हुई थी। आज वो सच में खुश थी। इतने दिनों बाद वो खुलकर हंस रही थी। इतने दिनों से उसकी जिंदगी में मची उथल पुथल से उसको थोड़ी राहत मिली थी। टीना तो उसे इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए ही मन में बोलती है, हंस लो तानी, जितना हंसना है, आज की रात तो तुम वैसे भी बहुत रोने वाली हो। उसके मन में क्या चल रहा था ये उसका चेहरा देखकर कोई भी नहीं बता सकता था। भाई मियाँ तानी को खुश देख उसको साइड से गले लगा लिया और खुश होकर बोली, तुम्हें इतने दिन बाद ऐसे खुश देखकर हम तो बहुत ही खुश हैं। कितने दिनों बाद हमें वापस से अपनी वही पुरानी मस्त मौला तानी मिली है, वरना शादी के बाद तो तुम बिल्कुल शांत सी हो गई थी। तानी उसके ऐसे गले लगाने से उसके हाथ पे पने हाथ रख प्यार से बोलती है, हम आज सच में खुश हैं। इतने दिनों बाद कुछ हल्का सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हम शादी से खुश नहीं हैं, हम खुश हैं, लेकिन सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ मजा तो छोड़ो, हमें तो कुछ प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला, बस इसलिए थोड़ा सा। लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं, इतनी खूबसूरत जगह पे अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ। तानी निया को गले लगा लेती है तो टीना नकली गुस्सा करते हुए बोलती है, हाँ तुम दोनों भूल जाओ हमें, हम तो जैसे यहाँ हैं ही नहीं, बस तुम दोनों खुद में ही एंजॉय करो। टीना की नौटंकी देख तानी अपने हाथ फेल हुए उसके पास आने का इशारा करते हुए बोलती है, अब अपनी नौटंकी बंद करो और आओ तुम भी, हम हमसे अलग कभी नहीं हो सकते। फिर तीन दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं कि तभी तानी को शरारत सूझती है। वो तीनों को साथ लेकर समुद्र में गिर जाती है। इसके लिए टीना और निया तैयार ही नहीं, वो एकदम से ऐसे गिरने से थोड़ी देर जाती है, लेकिन जब तानी की हंसी की आवाज सुनती है तो वो हंसने लगती है और ना दूसरे के साथ पानी में ही खेलने लगती है, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें ऐसे खेलते देख जल भुन रहा था। राजवर्धन तानी को ऐसे खिलखिलाता देख खुश था, लेकिन उसे जलन भी हो रही थी। आखिरी उसकी बीवी इतनी हाट लग रही थी, ऊपर से वो सिर्फ उसे दूर से ही देख सकता था जो उसके लिए जले पे नमक का काम कर रहा था। वो खुन्नस में बैठे बस अपने फोन को घूर रहा था, शायद किसी की कॉल का इंतजार था उसे, लेकिन जब काफी देर तक कोई कॉल नहीं आया तो उसने खुद से ही कॉल मिलाया और गुस्से में बोला, हैरी लगता है तुम्हें अब ये नौकरी प्यारी नहीं रही, अब तक काम क्यों नहीं हुआ? राजवर्धन के गुस्से से भरी आवाज सुन हैरी थोड़ा डरते हुए बोला, सर बस काम हो ही गया है, आपको ही फोन करने वाला था मैं, बस 5 मिनट में अनाउंसमेंट हो जाएगी। राजवर्धन उसकी बात सुन थोड़ा शांत होता है और बस हम बोलकर फोन रख देता है और एक नज़र इधर उधर देख सामने तानी को ही देखने लगता है। अब बीच पे भीड़ अपने आप ही कम होने लगी थी कि तभी सायरन बजने लगता है, जिसे सुनकर राजवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वही बीच पर सब घबरा कर इधर उधर देखने लगे। तभी तो घोषणा होती है कि कोई भी परेशान ना हो, आराम से वहां से निकले, बस कुछ इमरजेंसी की वजह से सबको वहां से वापस रिजॉर्ट जाना है, सब ठीक होते ही वापस से सबको सूचित कर दिया जाएगा।
माफी मांगते हुए घोषणा खत्म होती है और गार्ड्स सबको अच्छे से समुद्र तट से जाने में और जो समुद्र में तैराकी कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए बोलने लगते हैं। तानी और उसके दोस्तों ने जब घोषणा सुनी तो सबका मुंह लटक गया और सब धीरे धीरे बाहर आए और तानी दुखी होकर बोले, देखो अब इनसे भी हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जैसा ही थोड़ा मजा आने लगा तो ये घोषणा हो गई। टीना भी उसकी हन में हन मिलाते हुए बोली, सही बोल रही हो, कितना तो मजा आ रहा है, ये लोग भी ना। अब हम क्या करेंगे, आज तो बीच पर रहने का ही प्लान किया था, अब पूरा दिन क्या करें। नेहा उन दोनों की बात सुन अपने कपड़े पहनते हुए बोलती है, हम लोग रिजॉर्ट में जाकर स्पा भी ले सकते हैं, अभी काफी टाइम है हम सबके पास और शाम को पार्टी के लिए भी तो तैयार होना है अच्छे से। टीना और तानी को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और तीनों दोस्त स्पा के लिए सहमत हो जाते हैं और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। राजवर्धन भी उनके जाते ही एक कॉल करता है, वहां से निकल जाता है। तानी जैसे ही रिजॉर्ट के ऑफिस में जाती है स्पा का पता करने के लिए तो उससे पता चलता है कि स्पा कॉम्प्लीमेंट्री है और उसका रूम भी अपग्रेड कर दिया गया है जो बाकी रिजॉर्ट से थोड़ा अलग और काफी शानदार है। तानी तो ये सुन हैरन के साथ साथ खुश हो जाती है, लेकिन तभी टीना थोड़ा असभ्य होकर बोलती है, ऐसे कैसे, सिर्फ तानी का अपग्रेड किया है आपने, हम सभी ने एक साथ ही बुकिंग कराई है तो आपको हम सभी का रूम अपग्रेड करना चाहिए। तानी और रिसेप्शनिस्ट दोनों ही टीना के इस तरह बोलने से उसे अजीब नजरों से देखते हैं। टीना खुद पर उन दोनों की नजर महसूस कर अपने शब्दों पर ध्यान देती है तो उसे समझ आया है कि वो क्या बोल गई। वो अपनी बात को संभालते हुए बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सभी ने एक साथ बुकिंग की है, इसलिए आपको हमारे सभी कमरों को अपग्रेड कर देना चाहिए, बस इतना ही। उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट बड़े ही नम्रतापूर्वक तरीके से बोलता है, मैम बात यह है कि जो भी बुकिंग हुई है वो मिस तानी के नाम से ही हुई है, इसलिए इन्हें ही अपग्रेड मिला है। हम आपको भी दे देते हैं लेकिन अभी इस वक्त सभी रूम बुक हो चुके हैं तो कृपया हमें माफ करें। तानी टीना और रिसेप्शनिस्ट दोनों की बात सुनकर बोलती है, सर आप हमें हमारा पुराना वाला रूम ही दे दीजिए, हमें कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, हम अपने दोस्तों के बिना यहाँ अकेले क्या करेंगे। रिसेप्शनिस्ट तानी की बात सुन बोला, मैम आपका पहले वाला कमरा पहले से ही बुक हो चुका है इसलिए आपको अपग्रेड लेना ही पड़ेगा, हम चाहकर भी अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं मैम। तानी रिसेप्शनिस्ट की बात सुन सोच में पड़ जाती है और टीना और नेहा की तरफ लाचारी से देखती है। टीना तो इस बात से अंदर ही जल रही थी लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कह सकती थी। तभी नेहा तानी को समझती हुई बोलती है, तानी तुम ना अब ज्यादा सोचो, हमें बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हें अपग्रेड मिला है तो एंजॉय करो यार, वैसे भी वहां सिर्फ सोने ही तो जाना है सारा टाइम, ज्यादातर हम सब साथ होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। चलो अब तुम जाओ और फ्रेश होकर स्पा एरिया में मिलते हैं सब। नेहा की बात पे तानी थोड़ा रिलैक्स होती है लेकिन टीना नेहा को घूर के देखती है और बिना मन के तानी को जाने का बोल बिना देरी के वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। नेहा तानी से जल्दी आने का बोल वहां से टीना के पीछे चली जाती है। उन दोनों को ऐसे जाते देख तानी बोलती है, अरे रुको तो हम अपना सामान तो लेने दो रूम से। तानी की बात सुन रिसेप्शनिस्ट हमसे बोलता है, माफ करें मैम आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन आपका सभी सामान पहले से ही आपके कमरे में है इसलिए आप सीधे वहां जा सकते हैं। तानी सुकी आत सुन थोड़ा सख्त हुई बोलती है, ऐसे कैसे, हमारा सामान अपने बिना हमारी मर्जी का कहीं और रख दिया, हमारे सामान से कोई भी सामान गुम हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तानी की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट बड़े ही विनम्रता से बोलता है, मैम सब सामान अच्छे से चेक करके रखा गया है, मुझे यकीन है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो कृपया आप बताएं, हम सहयोग करेंगे। तानी उसकी बात सुन बिना कुछ बोले उन्हें लागत हुई वहां से अपने अपग्रेड रूम के लिए निकल जाती है और उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट एक चैन की सांस लेता है और किसी को तुरंत कॉल करके बोलता है, सर काम हो गया है, मैडम वहां के लिए निकल गई है। सामने वाला इंसान बस गुड जॉब बोलता है और फोन रख देता है। रिसेप्शनिस्ट फोन को घूरते हुए बोलता है, अजीब इंसान है, इतनी मेहनत की इसके लिए और बस गुड जॉब बोलकर फोन रख दिया, ये नहीं कि थोड़ी तारीफ ही कर ले। फिर वो भी अपने काम में लग जाता है। टीना रूम में आकर गुस्से से अपना फोन पटकती है। नेहा उसके कमरे में कर उसको गुस्से से देखती हुई बोलती है, क्या था वो सब बाहर, तुम अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण नहीं रख सकते। तीन उसकी बात पे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है,
देख, हमने आज कुछ ज्यादा ही उसे गले लगा लिया जा रहा था, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें उस पर, तो उससे बोल दो और अभी तुम्हारे पास भी उसके आलीशान रिजॉर्ट में बुला ले। नेहा उसको बात सुन अपना सारा पकड़ा हुआ बोलती है, तुम ना मेरी समझ से ही बाहर हो, हमें नहीं पता कि तुम्हारी तानी से क्या समस्या है। हमने तुम्हारा साथ बस भाई की वजह से दिया है, और रही बात रूम अपग्रेड की तो ये मत भूलो कि यहाँ का सारा खर्चा वो ही उठा रही है। अगर वो मुकर गई ना तो यहीं अटके रह जाएंगे हम दोनों, इसलिए अपना ये गर्म दिमाग थोड़ा शांत रखो और अपने काम पर फोकस करो। इतना बोल नेहा उसके कमरे से निकल जाती है और टीना भी बिना मन के अपना गुस्सा कंट्रोल कर फ्रेश होकर स्पा के लिए निकल जाती है। तानी और नेहा भी अच्छा समय बिताते हैं और शाम के लिए तैयार होने के लिए वापस अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। राजवर्धन भी रमन के साथ सारी तैयारी करके बैठा हुआ था। उन दोनों को टीना ने उनकी पार्टी की जगह बता ही दी थी। वे दोनों वहां पहले पहुंच गए। हैरी और आरोन भी उनके साथ थे। सब आजा पार्टी के मूड में ही थे। इधर तानी भी पार्टी के लिए तैयार थी। उसमें ब्लैक कलर का स्ट्रैप वाला वन पीस नीले ड्रेस पहना हुआ था और बालों को कल क्या हुआ था, हल्का मेकअप, रेड बोल्ड लिपस्टिक, जिसमें वो हमेशा से एक अलग ही लग रही थी। कब वो तैयार होकर तीन और नेहा के पास आती है तो उन दोनों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी नजरें तानी पे ही अटक जाती है। वही तीन और नेहा भी कम नहीं लग रही थी। टीना ने एक सफेद शिमर बैकलेस ऑफ शोल्डर शर्ट ड्रेस पहचान हुआ था जिसमें वो काफी बोल्ड लग रही थी, और नेहा ने भी नीला रंग का स्ट्रेपलेस शिमर शॉर्ट ड्रेस पहचान हुआ था और काफी बोल्ड मेकअप काया है था। दोनों ने जब वहां थी तो सब उन्हें ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही तानी आवाह आई सबकी नजरें तानी पे चली गई। भले ही तानी ने ज्यादा मेकअप नहीं किया था लेकिन वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जैसा ही वो लॉस उसे देखते हैं टीना के तो चेहरे का रंग ही बदल जाता है, पर वो नकली मुस्कान करते हुए तानी की तारीफ करते हैं और उसके साथ पार्टी वाले स्पॉट पे चले जाते हैं। आज उन्हें फेरी से जाना था। वो एक आइलैंड था जहां पार्टी होनी थी। तानी तो वो सब देख और खुश हो रही थी, वही टीना और नेहा उसे ऐसे खुश देख एक दूसरे को देखते रही मक्कारी से मुस्कुरा रही थी, और तनय इस सब से बेखबर बस अपने आसपास के व्यूज का आनंद ले रही थी। जैसे ही वो लोग आइलैंड पर पहुंचे तानी तो खुशी से भर गई थी। नेहा और टीना का भी वही हाल था। वो लोग जल्दी से फेरी से उतरकर पार्टी वाली जगह पे जाने लगते हैं। तभी तानी को एक अजीब एहसास होता है और वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उस एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, लेकिन उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। तो वो कुछ सोचकर तस्वीरें क्लिक कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ती है। चैप्टर 41। तानी कैसे ही फेरी से उतरती है और पार्टी स्थल की तरफ जाने लगती है कि उसके सामने उसे एक इंसान दिखता है जिसे उस अजीब एहसास होने लगता है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर करती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर तस्वीरें क्लिक कर लेती है। जैसे ही वो उन तस्वीरों को देखने वाली होती है कि टीना उसका हाथ पकड़ के उसको पार्टी वेन्यू की तरफ खींच कर ले जाने लगती है। तानी भी जल्दी से अपना फोन अपने पर्स में डालती है और टीना के साथ चलने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वो बस पार्टी के मूड में थी। टीना और रिया से पकड़ के सबसे पहले बार के पास लेकर जाते हैं। टीना और निया तो अपने लिए टकीला शॉट ऑर्डर करती है तो तानी उन्हें रोकती हुई बोलती है, अरे अभी तो आए हो, अभी से पीना शुरू कर दी तुम दोनों ने, थोड़ा इधर उधर देख तो लो फिर पीना। टीना तानी को बोलती है, तानी प्लीज यार तुम अब बोर मत करो, हम पार्टी करने आए हैं तो बस अभी से पिए या बाद में क्या फर्क पड़ता है। तानी मुस्कुराते हुए, ऐसे तो तुम दोनों पार्टी खत्म होने तक टल्ली हो जाओगी, हम दोनों को कैसे संभालेंगे। निया तानी को खिंच एकर कुर्सी पर बिठाते हुए, सिर्फ हम दोनों नहीं आज तुम भी पियोगी और हम तीन टल्ली होंगे, और अगर हो भी आ गए तो क्या यहीं रूम लेकर थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, तुम भी थोड़ा मालदीवी लकड़ों को चख लेना। निया की बात पे तानी थोड़ा नाराज होती हुई बोली, नियू ये क्या बोल रही हो तुम, हमारी शादी हो चुकी है, जरा कुछ सोच समझ कर तो बोलो। नेहा, अरे तुम तो नाराज हो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, वैसे भी तुम यहाँ जो चाहे कर सकती हो, वैसे भी तुम्हारा पति भारत में है ना कि यहाँ, तो उससे वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा और हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तानी थोड़ा गुस्से में, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम चाहे जहाँ रहे हम अपने पति के लिए वफादार ही रहेंगे चाहे कोई कुछ बताए या नहीं। हमने एक बार कहा कि हमने वाइन नहीं पीना तो मतलब हम नहीं पिएंगे, हमने कभी तुम लोगों से कुछ करने से ना ही रोका है और ना ही कभी जज किया है, तो अच्छा होगा कि तुम भी हमें मत करो, हम लोग यहाँ आनंद लेने आए तो वही करते हैं हम।
इतना बोल तानी वहां से उठकर बार से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है तो वही टीना निया से बोलती है, देख लिया कितना गुरूर है इसे, आज इसका वो हाल करूंगी ना कि आज के बाद ये सब प्रवचन बोल नहीं पाएगी। फिर देखते हैं कि पतिव्रता नारी क्या करती है, कैसे अपने पति को बताएगी कि इसके साथ आज क्या हुआ, कौन कौन इसको छुआ, हा हा हा। इतना बोल वो हंसने लगती है तो नेहा भी तानी को देखते हुए नफरत से बोलती है, हमें कभी समझ नहीं आया कि तुम तानी से इतना क्यों चिढ़ती हो, लेकिन आज समझ आया, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोल वो अपने टकीला शॉट्स खत्म कर और ऑर्डर करती है और वही टीना निया की आंखों में तानी के लिए नफरत देख मन ही मन खुश होती है और अपने फोन से किसी को मैसेज करती है। तानी एक कोने में खादी हुई थी और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उससे नेहा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो बस वहां खड़े होकर आसपास देख रही थी कि उसकी नज़र फिर से एक ऐसे इंसान पे गई जिसकी शायद ही वो कभी देखना चाहे। वो अपनी जगह जाम ही गई थी, तभी उसे कुछ याद आया और घबराते हुए वो अपने संपर्क हाथों से फोन निकालती है और उस इंसान की तस्वीर क्लिक करने लगती है और खुद से ही बोलती है, अब हम ये दिखाएंगे नीयू को। अब वो मना नहीं कर पाएगी कि उसका भाई न्यूयॉर्क नहीं है, यहाँ है। हाँ, हमें इन्हें बताना होगा जल्दी ही। इतना अबोल वो जल्दी से टीना और निया के पास जाने को होती है कि तभी निया उसके पास हाथ में मॉकटेल लिए आती है। तानी उसको देख जैसे ही कुछ बोलने को होती है कि निया जल्दी से तानी से माफी मांगते हुए बोलती है, तानी हमें माफ कर दो, हमें तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही थी जब तुम हमें और टीना को कभी कुछ नहीं कहते, तो हमें भी तुम्हें जज करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मॉकटेल तानी के आगे कर, देखो हम तुम्हारे लिए मॉकटेल लाए हैं, घबराओ नहीं, ये शराब मुक्त है, इसमें शराब नहीं है। टीना भी पीछे से आते हुए निया की हाँ में हाँ मिलते हुए तानी के कांधे पे हाथ रख बोलती है, देखो हम सब यहाँ मस्ती करें और सारे टेंशन भूल जाएं, आए ना कि एक दूसरे से लड़े। तो थोड़ी देर पहले जो भी हुआ भूल जाओ और एंजॉय करो। हम वाइन पियेंगे, तुम मॉकटेल ही पिलो। अब हम पियेंगे और तुम नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तानी उन दोनों की बातों में भूल ही जाती है कि वो क्या कहने आई थी और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हम नाराज नहीं और नीयू तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो सब भूल कर आनंद लेते हैं। तानी के इतना बोलते ही टीना वो मॉकटेल निया के हाथ से लेकर तानी को पिला देती है। तानी भी खुशी खुशी वो पी लेती है और टीना निया एक दूसरे को एक कुटिल मुस्कान देते हैं और निया तानी को खींचते हुए डांस फ्लोर पर लेकर जाते हैं और तीनों दोस्त साथ में डांस करने लगते हैं। राजवर्धन थोड़ी दूरी पे खड़े होकर ध्यान से तानी और उसके दोस्तों को देख रहा था। वो तानी को डांस फ्लोर पे देखते हुए रमन को उसके साथ ही था उससे बोलता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तानी के दोस्तों से अच्छी वाइब नहीं आ रही, मैं जा रहा हूं वहां। रमन उसको रोकते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तू वहां जाएगा? सब समझ रहा हूं मैं, कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, तुझे भी भाभी से मिले बिना नहीं रहा जा रहा है, चुपचाप यही खड़ा रह और उन्हें एंजॉय करने दे। राजवर्धन उसको मना करते हुए बोला, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में कुछ सही नहीं लग रहा। रमन, ठीक है तुझे सही नहीं लग रहा ना, तो भी यहीं खड़े रह और देखते रह, कुछ गलत लगेगा तो हम तुरंत वहां चले जाएंगे, पर तू नहीं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा बस। राजवर्धन उसकी बात सुन बस उसे घूरते रहता है और अपनी नज़र तानी पे गड़ा देता है। जब तानी भी डांस करते करते थक गई तो वो बार की तरफ गई और जूस पीने लगी और वापस से डांस फ्लोर पर चली गई अपने दोस्तों के साथ। कुछ देर में उससे कुछ अजीब लगने लगा तो वो टीना को बोलकर थोड़ी साइड हो गई। उसके जाते ही टीना ने किसी को इशारा किया तो वो लड़का तानी की तरफ चल गया और तीन वापस से डांस करने लगी। इधर तानी को वहां सब जाने लग रहा था तो वो पार्टी स्थल से दूर समुद्र तट की तरफ जाने लगी और वो लड़का भी तानी के पीछे पीछे ही चल रहा था। तानी का सर अब भारी होने लगा था तो वो अपना सारा पकड़ के धीरे धीरे चलने लगती है। तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट होती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने देख वो शॉक्ड हो जाती है। उसका वहम सच था, कोई वहम नहीं था, उसके दिमाग में बस एयरपोर्ट वाला हादसा चलने लग रहा था। ये उसका कोई वहम नहीं था, एकदम सच था। तानी के सामने इस वक्त निया का भाई नितेश खड़ा हुआ था जो उसे ही तिरछी मुस्कान के साथ तानी को ही देख रहा था।
तानी उसको देखकर अपनी जगह पे ही जम गई थी। वो वाहन से भागना चाहती थी लेकिन उसके कदम अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। वो खुद को इस वक्त बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसका पूरा शरीर कांप पर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे पर वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। उसे ऐसे देख सामने खड़ा नितेश हंसने लग गया था और अब वो धीरे धीरे तानी के पास आ रहा था। तानी इधर उधर नजरों से देखती है तो वहां इस वक्त कोई नहीं था और ऊपर से पार्टी का शोर इतना था कि उसकी चिल्लाने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। टीना और निया तो बस खुद में ही डांस करने में बिजी थी। टीना अब धीरे धीरे निया से दूर होकर साथ डांस करें लड़कों के करीब जाकर डांस करने लगी। ऐसे ही निया भी अपने बगल में डांस कर रहे हैं, लड़के के साथ डांस करने लगती है। वो लड़के भी उन दोनों को ऐसे खुद से उनके करीब आते देख खुश हो रहे थे और निया और टीना भी उनकी नजदीकी एंजॉय कर रही थी। टीना वह लड़के के इतना क्लोज थी कि उनके शरीर एक दूसरे से टकराने लगे थे और वो लड़का अब टीना की कमर पे हाथ रख उसे खुद के करीब कर लेता है और डांस करने लगता है। टीना भी उसके गले में बाहें डाल उसके साथ उससे चिपक के डांस कर रही थी। निया उसको ऐसे देख अपन सर हिला देती है और मुस्कुराते हुए डांस करने लगती है। राजवर्धन को एक कॉल आ गया था जिसे वो अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर चला गया था। रमन भी अपने फोन में लगा हुआ था, इसलिए उन लोगों को तानी के वहां ना होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। राजवर्धन जब वापस आता है तो ना तो रमन अपनी जगह था ना ही उसे तानी दिखती है और वो ध्यान से देखता है तो निया और टीना अलग अलग लड़के के साथ डांस कर रही थी लेकिन तानी वहां कहीं भी नहीं थी, जिसे देखकर राजवर्धन परेशान हो जाता है कि तभी उसने रमन हाथ में ड्रिंक कर उसकी तरफ आते देखा है तो उससे डांस फ्लो की तरफ दिखाते हुए पूछता है, कहाँ है तानी? मैंने कहा था ना कि यहाँ से कहीं जाना मत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब बोल क्या कहना है तुझे इस बारे में। रमन राजवर्धन की बात सुन उसकी तरफ देखता है तो वहां का नजारा देख वो हैरान ही रह जाता है क्योंकि टीना किसी और के साथ इतना करीब होकर डांस कर रही थी जो उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो देखते हैं कि तानी वहां कहीं नहीं थी। रमन ये सब देख राजवर्धन से बोलता है, भाई मैं बस 5 मिनट के लिए ड्रिंक लेने गया था, भाभी कह गई मुझे नहीं मालूम। राजवर्धन उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से में बोलता है, बोल रहा था ना मैं कि मुझे तानी की दोस्त कुछ सही नहीं लग रही, अब देख खुद तो दोनों यहाँ हैं और ऐसा डांस कर रही हैं जैसे उन्हें तानी के होने ना होने का कोई आइडिया ही नहीं है। रमन राजवर्धन को शांत करते हुए बोला, भाई अभी ये सब भूल जा, चल पहले भाभी को ढूंढते हैं बाद में देखेंगे ये सब, अभी भाभी को ढूंढना है, ये बिल्कुल अनजान जगह है उनके लिए। राजवर्धन अपना फोन निकाल किसी को कॉल करते हुए रमन से बोलता है, अब समझ आया कि उसके लिए ये जगह अनजान है, जा तू पहले बार साइड यार रेस्टोरेंट साइड देख, मैं बीच साइड जाकर देखता हूँ। इतना बोल वो फोन पर किसी को निर्देश देता है और वहां से निकल जाता है। चैप्टर 42 राजवर्धन इस वक्त काफी गुस्से में था, उसे डर लग रहा था तानी के लिए, उसका मन बहुत घबरा रहा था लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और रमन को सब अच्छे से समझा। वो वहां से बीच की तरफ जाने लगता है। इधर तानी का सर भारी हो रहा था और सामने नितेश भी उसके करीब आते जा रहा था, जिसे तानी खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है और अपने कदम मुश्किल से बहुत ही हिम्मत करते हुए धीरे से पीछे हटने लगते हैं लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे। वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसे इस वक्त ना जाने क्यों राजवर्धन की याद आने लगी। वो बेबस सी वाह खायद होकर बस नितेश को खुद के करीब आते हुए देख रही थी और नितेश भी उसको पूरी तरह से तड़पाते हुए धीरे धीरे ही मुस्कुरा रहे थे, उसके पास आ रहा था। तानी अब कनपने लगी थी, उसको खड़े होने में भी समस्या होने लगी थी क्योंकि अब उसे ड्रिंक का नशा भी होने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो अपना सारा पकड़ के खड़ी हो गई और उसको ऐसे देख नितेश उसके करीब एकर गोल गोल घूमते हुए बोलता है, टच अच तानी 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 कितनी भोली हो ना तुम, तुम्हें क्या लग कि तुम शादी कर लोग और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तानी उसकी सनक भरी आवाज सुनाकर कांप गई थी और सर उठाकर उसको आंखों में आंसू भरे देखने लगी तो नितेश उसके पास रुककर पीछे से उसके बालों को पकड़ के उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, ऐसी क्या देख रही हो, ये सच में मैं ही हूँ जान, तुम्हें मुझे देख एकर खुशी नहीं हुई? वेरी सैड, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ। उसकी आवाज में एक संकीपन था जो किसी को भी डराने के लिए काफी है और यहाँ तो तानी उसे पहले से ही डरती थी और अब उसको ऐसे अपने सामने देख तानी की हालत और खराब हो रही थी। ये कैसा बुरे सपने के सच होने जैसा ही था।
तानी अब डर से कनपने लगी थी और उसको नशा भी हो रहा था, तो वो अपन सर पकड़ने लगती है तो नितेश उसे ऐसे देख हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, नशा हो रहा है? पर ये तो तुम्हारे नशे के सामने कुछ भी नहीं है, मेरी जान को मुझ पर हमेशा से छाया हुआ है। देखो, तुम्हारे इस इश्क के नशे में ही तो मैंने अपना ये हाल कर लिया है, ना अपना रह हूँ और ना ही कोई और का हो सकता है। लेकिन तुम इतनी आसानी से कैसे किसी और की हो गई, लगता है तुम मेरा प्यार भूल चुकी हो। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सब अच्छे से याद दिलाऊंगा और तुम पर अपने प्यार की निशानी भी अच्छे से छोड़ूंगा, ताकि तुम्हारे सो कोल्ड पति को भी तो पता चले कि आखिर असली इश्क कैसा होता है। तानी को उसकी ये सारी बातें चुभ रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कैसी ही तानी ने उसकी आखिरी लाइन सुनी, उसके डर पर उसका गुस्सा हावी हो गया और वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर गुस्से में बोली, तुम तब भी एक घटिया इंसान थे, तुम आज भी एक घटिया इंसान ही हो, और तुम जो ये सब करने का सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना हम तुम्हें तब मिले थे, ना हम तुम्हें अब मिलेंगे, और अपनी इस गंदी जुबान से हमारे पति का नाम भी मत लेना, वरना। नितेश गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ के दांत पिसते हुए बोलता है, वरना क्या हान, क्या वरना, क्या करोगी तुम, मरोगी? मुझे हाँ बोलो, पहले तुम मेरे सामने ठीक से बिना कान पे खड़ी तो हो जाओ, फिर मुझे कुछ करने के बारे में सोचना। उसका जबड़ा छोड़कर, वैसे आज करने की बारी मेरी है, जो भी करूंगा बस मैं करूंगा, तुम बस होते हुए देखना, लेकिन महसूस तुम्हें कल सुबह ही होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें ड्रग दिया है ना मैंने, तो तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाओगी, लेकिन अगली बार हम दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है जान? तानी को उसकी घटिया बातें सुनकर खुद से ही घिना रही थी, वो हिम्मत करके उसके मुंह पर तमाचा मार देती है और अपनी उंगली दिखती हुई बोलती है, तुम चाहे जो करो, तुम अपनी सोच में कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पति हमें बचाने आएंगे, अभी देखना तुम अभी। तानी जाने अनजाने बस बोल दिया, जो भी उसके मन में इस वक्त आया, उससे भी पता चला कि राजवर्धन का यहाँ होना मुमकिन नहीं है। उसकी बात सुनकर नितेश अपने गाल पर हाथ रख उसकी तरफ आता है कि तानी के कदम उसके लाल आंखों को देख खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। नितेश उसे करीब एकर उसके गाल पे के जोर से थप्पड़ मार के उसके बाल पकड़ के बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत की मुझ पर हाथ उठाया तूने, तुझे तो मैं आज वो मजा चखाऊंगा कि तू मुझे मौत की भूख मांगेगी, लेकिन मैं तुझे वो दूंगा नहीं। आज के बाद तू इस अंधेरी दुनिया में ही रहेगी, मेरी कैद में रहेगी। पिछली बार तुझे छोड़ दिया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुझे मेरा गुलाम बनाना ही होगा, हर रोज तड़पेगी तू। तानी का तो गाल एकदम से लाल हो चुका था, उसका सार अब भारी हो रहा था और शरीर सुन्न होने लग था। वो खुद को नितेश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ उठ ही नहीं रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके हैं, बस उसकी सुनी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। उसको ऐसे देख नितेश उसको एक झटके में छोड़ देता है और तानी किसी जिंदा लाश की तरह सीधा जमीन पे गिर जाती है। उसके आयस देख नितेश उसके पास घुटन के बाल बैठकर उसके गाल को सहलाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ जान, कुछ बोला नहीं जा रहा, हाथ काम नहीं कर रहे? तुम अगले कई घंटों तक ऐसे ही रहने वाली हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ बहुत ही आराम से करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। नितेश अभी तानी के बगल में लेट जाता है और आराम से ऊपर आसमान को देखते हुए तानी से कहता है, हम कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, बस मैं, तुम, समुद्र की लहर और ये खुला आसमान, कितनी शांति है ना यहाँ, बिल्कुल तुम्हारी जुबान की तरह। हा हा हा। फिर अपना सारा एक हाथ पर टीका कर तानी को देखते हुए प्यार से बोलता है, तुम ना ऐसी ही शांत बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी वो कड़वी बातें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो तानी एक चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगता है। तानी उससे बस आंखों में गुस्सा भरे देख ही सकती थी। उसको ऐसे देख नितेश उठता है और उसको हाथ से पकड़ के वैसे ही घसीट के ले जाने लगता है। तानी तो खुद को बचा भी नहीं सकती थी, वो बस किसी टूटे पत्ते की तरह जा रही थी। राजवर्धन तानी को पार्टी वेन्यू में हर जगह ढूंढ चुका था और वो बीच पर भी काफी जगह देख चुका था। जहां राजवर्धन देख रहा था वहां बीच पर काफी भीड़ थी, सब तरफ देख के दिल बैठा जा रहा था, उसे अजीब से बेचैन हो रही थी। रमन उसके पास एकर उसके कांधे पे हाथ रख बोला, भाभी कहीं नहीं मिल रही, मुझे लगता है हमें अब स्थानीय अधिकारियों से मदद लेनी चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजवर्धन उसको घूर के देखता है और बोलता है, हैरी को बोलो कि बात करे उनसे, और तू पहले जाकर उस टीना से पूछ, तने उन्हें जरूर बता कर गई होगी, इतनी गैरजिम्मेदार नहीं है वो, मैं तब तक सामने बीच पर देखता हूँ, वहां थोड़ा भीड़ कम है, शायद उसकी तरफ चली गई होगी तानी। रमन
तू अकेले मत जा, गार्ड को ले ले साथ, अगर भाभी सच में कोई मुसीबत में हुई तो तू अकेले अकेले क्या क्या करेगा। राजवर्धन को रमन की बात सही लगती है और वो एक गार्ड को अपने साथ लेकर बीच के दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहां कम लोग थे और रमन वापसी पार्टी स्थल की तरफ जाता है टीना से बात करने के लिए। रमन जैसा ही टीना के पास जाता है तो वह देखता है तीन उस लड़के को लगभग किस करने वाली थी। रमन को ना जाने क्यों गुस्सा आने लगता है और वो तीन के हाथ को कसके पकड़ के डांस फ्लोर से दूर लेकर आता है। टीना रमन को अपने सामने ऐसे गुस्से में देखकर झटका लगता है पर वो खुद की घबराहट को संभाल के रमन को देखकर चेहरे पर मुस्कान के लिए बोलती है, अरे वाह, तुम यहाँ कब आए, तुमने कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। रमन उसको ऐसे बोलते देख व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि भाभी कहाँ है, वो कहीं मिल क्यों नहीं रही। टीना रमन की बात सुन मन ही मन बहुत खुश होती है, आखिर उसका प्लान जो सफल होने वाला था पर वो अनजान बनते हुए बोलती है, हमें नहीं पता, वो हमारे साथ ही तो डांस कर रही थी। फिर वो बोली कि वो किसी से मिलने जा रही है तो हमें एक बार को संदेह तो हुआ पर फिर हम ज्यादा बोले नहीं, आखिर उसकी भी पर्सनल लाइफ है, अपनी कुछ जरूरतें हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं उसे। रमन को टीना की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो गुस्से से बोला, कुछ भी बकवास मत करो, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। टीना, हम कुछ अपने आदमी से नहीं कह रहे हैं, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उसके कमरे में जाकर चेक कर लो, हम पर ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, हम कोई तानी के दुश्मन नहीं है, हमें जो लग वो हमने बोल दिया, अब तुम्हें पता करना है तो जाओ। इतना बोल टीना वहां से जल्दी से निकल गई और नितेश को कॉल करने लगी। नितेश का कॉल रिसीव करते ही टीना बोली, कहाँ हो तुम, उसे लेकर पहुंचे, उसके कमरे में उसका देवर जा रहा है वहां, तुम जल्दी निकलो यहां से। इतना बोल वो बिना नितेश की बात सुने अपना फोन रख वापस से डांस फ्लोर पर चली जाती है। इधर राजवर्धन तेजी से भागते हुए बीच की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो किसी लड़की को घसीट रहा था। राजवर्धन को कुछ अजीब लगता है, उसके दिल की धड़कन अनजाने ही बढ़ती है, वो जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए जाता है तो जो वो सामने देखता है उसकी आंखें मानो खून उतार आता है। उसके मन का डर सही था, वो तानी को ऐसे हालात में देख गुस्से से बाहर हो गया था, वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है, तानी। उसकी आवाज इतनी तेज कि मानो कोई बादल गरजा हो। नितेश भी एक एपीएल को वो आवाज देता है कि सूरज अपनी जगह रुक जाता है और पलट जाता है तो राजवर्धन को देख उसकी मानो सांस ही रुक जाती है। वही तानी को बाहर उम्मीद छोड़ चुकी थी, राजवर्धन की आवाज सुन लेते हुए ही देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बहने लगते हैं। वही नितेश जब राजवर्धन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखता है, उसके साथ गार्ड भी था, वो जल्दी से तानी का हाथ छोड़कर तेजी से भागने लगता है। गार्ड भी उसके पीछे भागता है और राजवर्धन तेजी से तानी के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। चैप्टर 43 रमन टीना के जाते ही गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है जो अब सब कुछ भूलकर फिर से उसी लड़के के साथ डांस करने में बिजी हो गई थी, जैसे उसको तानी के वहां होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रमन के दिमाग में टीना की बात घूमने लगती है कि तानी किसी के साथ अपने कमरे में होगी। यही सब सोचते हुए रमन के मन में एक अलग सी बेचैनी होने लगती है, उससे राजवर्धन के लिए चिंता हो रही थी। उसे टीना की बात पे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी इस तरह से बेफिक्री देखकर उससे लग रहा था शायद टीना सच बोल रही हो। फिर वो अपना सर झटक के खुद से बोलता है, क्या सोच रहा है तू भी, कहाँ उसकी बातों में आ रहा है। भाभी कभी ऐसा नहीं करेगी, वो भाई को धोखा नहीं देंगी कभी भी, लेकिन मुझे सब पता करना होगा ही ना हो, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत राजवर्धन से बात करनी होगी। इतना बोल वो तुरंत से राजवर्धन को कॉल मिला देता है और इधर बीच पर राजवर्धन के साथ साथ गार्ड्स को गुस्से में खुद के करीब आते देख नितेश को ना जाने क्यों अजीब डर लगता है और वो तानी के एक नज़र देख गुस्से से बोलता है, तुम्हें आज तो छोड़ रहा हूं पर ज्यादा दिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, याद रखना मैं जब तक ही तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। इतना बोल वो तानी को वही छोड़कर समुद्र किनारे की तरफ भगने लगता है, क्योंकि वो इस वक्त पकड़ा जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो पूरी ताकत से भागते हुए समुद्र के किनारे आकार पहले से रखी हुई नाव को स्टॉर्ट कर अच्छा से भाग जाता है और मुड़कर उस गार्ड को जीत भरी मुस्कान के लिए देखने लगता है। गार्ड नितेश से काफी पीछे था, जिसे उसने पकड़ने में कामयाब नहीं पाया तो वो बंदूक से फायर करता है और आराम से वापस राजवर्धन की तरफ जाने लगता है। नितेश गन फायर सुनकर आला बैठ गया था, जिसे लगता है मिसफायर हो गया है और जो बच गया है
लेकिन क्या वो सच में बच पाएगा राजवर्धन से? राजवर्धन ने तनाई को कस के गले लगाया हुआ था। वो तनी को उसकी हालत में देख डर गया था। अगर वो थोड़ी सी भी देर करता तो ना जाने क्या हो सकता था, जिसके बारे में सोचकर ही वो अंदर तक डर गया था। वो कुछ देर तक पानी को अपने सीने से लगा के रखता है, पर फिर भी उससे कुछ अजीब लगता है। तो तानी को खुद का एडूल कर दिखता है तो देखता है कि तनी की आंखों से आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल रही है या प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। राजवर्धन को तानी का ऐसे पड़े रहना कुछ समझ नहीं आता, तो वो तानी से पूछता है, बीवी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। कौन था वो और वो तुम्हें ऐसे क्यों ले जा रहा था? तानी उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन सुकी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने में वो गार्ड राजवर्धन के पास वापस आकर सर झुका के बोलता है, सर वो लड़का भाग गया, शायद वो पहले से ही सब प्लानिंग करके आया था। उसकी नाव पहले से थी वहां पर, मैंने ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया है नाव में, तो उसकी लोकेशन हमें पता चलती रहेगी। बाकी की टीम को अलर्ट कर दिया है। राजवर्धन उसकी बात सुन बस सर हिलाता है और तानी के गाल सहलाते हुए पूछता है, तानी ऐसे चुप मत रहो प्लीज, कुछ तो बोलो। तानी की ऐसी हालत देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गार्ड तन्हाई को एक नज़र देख सर झुका कर बोलता है, सर हमें मैम को ट्यूरेंट हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। शायद उन्हें कोई ड्रग दी है इसलिए ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही, शायद से इनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। राजवर्धन उसकी बात सुन उसको देखता है। वो कुछ बोलता कि उसका फोन बजने लगता है। कॉल रमन का था, तो वो एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करता है और बयान रमन की बात सुने, तानी मिल गई है, तू नाव तैयार करवा और हॉस्पिटल में भी सूचित कर, तानी को ट्यूरेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। इतना बोल वो बिना और वक्त गावे तानी को गोद में उठा लेता हूँ और तेजी से अपनी नाव की तरफ जाने लगता है। उसने इस वक्त कुछ नहीं देखा था सिवाय तानी के। वो कुछ ही देर में अपनी नाव एक पास जाता है तो देखता है रमन वह बाहर खड़ा होकर उसका ही इंतजार कर रहा था। वो तनी को राजवर्धन की गोद में इस हालात में देख घबरा जाता है और जल्दी से राजवर्धन की मदद करता है बोट में चढ़ने में। रमन उनके आते ही पायलट को इशारा करता है और वो वहां से अस्पताल के लिए निकल जाता है। राजवर्धन तनय को गोद में लिए खुद से चिपका के बस सामने देख रहा था। उसके मन में इस वक्त काय चल रहा था, कोई भी उसका चेहरा देख नहीं सकता था और तानी उसको बस एकटक देखे जा रही थी। उसके मन में काय सवाल के साथ साथ शुक्राना भी है कि राजवर्धन उसके सामने है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तानी रोते हुए राजवर्धन को शर्ट भीगो चुकी थी। राजवर्धन एक नजर नीचे कर अपनी गोद में तानी को दिखता है जिसकी आंखें अब तक लाल हो चुकी थी। रो रो कर राजवर्धन उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोलता है, बस अब नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर तुम अच्छे से मुझे गले लगा लेना। मुझे पता है तुम्हें मुझे गले लगाने का मन हो रहा है, बस थोड़ा और इंतजार बीवी, सब ठीक हो जाएगा। राजवर्धन तानी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब बोल रहा था। वो ही जानता था कि वो अंदर से कितना कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी तानी को उसकी जरूरत है और वो कामजोर तो बिल्कुल नहीं पड़ सकता उसके सामने। तो बस खुद मुस्कुराते हुए तानी को भी खुश कर रहा था। तानी से आंख से उसकी बात सुन आंसू छलक जाते हैं। रू वो अब धीरे धीरे रोना कम कर देती है और राजवर्धन उसको कैसे गले लगाता है। तानी भी उसके आगोश में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। राजवर्धन जल्दी से तानी को गोद में ही ले लेते हैं। नादर जाने लगता है तो हैरी उसको इशारे से एक वार्ड में जाने का इशारा करता है, तो राजवर्धन बिना इधर उधर देखे तानी को बासस वार्ड में एक जाता है जहां पहले से ही डॉक्टर की एक टीम उसका इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से तनाई को बिस्तर पर लेटा देता है तो डॉक्टर हिम्मत करके उसे इशारे से बाहर जाने को बोलता है, तो वो उन्हें आंख दिखाकर अपना साफ जवाब दे देता है। तो डॉक्टर बिना कुछ कहे अब तानी को अच्छे से चेकअप करने लगते हैं और कुछ ब्लड सैंपल भी लेते हैं। राजवर्धन सब कुछ अच्छे से एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे। डॉक्टर अच्छे से चेक करने के बाद राजवर्धन से बोलते हैं, सर बेसिक ऑब्जर्वेशन से तो लगता है मैम को टेम्पररी पैरालिसिस का ड्रग दिया गया है। बाकी हमने टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया है, उसके बाद ही इनका कोई इलाज करना सही होगा। राजवर्धन उनकी आवाज सुन थोड़ा गंभीर हुए बोला, तो जब तक टेस्ट नहीं होगा मेरी पत्नी ऐसे ही दर्द में रहेगी? डॉक्टर जल्दी से उसको समझाते हुए बोलता है, नहीं नहीं सर, इस ड्रग के मैम को दर्द नहीं हो रहा होगा और टेस्ट बस कुछ ही मिनटों में ही आ जाएंगे, फिर हम जल्दी से सही दवा मैम को दे देंगे। आप तो आज ते हैं सर, ऐसे ड्रग केस में ऐसी ही कोई भी दवा है मैडम के लिए ये हानिकारक हो सकती है।
राजवर्धन उसकी बात सुन बस सर हिला देता है और डॉक्टर तानी को हाइड्रेशन के लिए ड्रिप लगाते हैं और वार्ड में दोनों को अकेले छोड़कर बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी टीम को अच्छे से निर्देश देकर वहां से चले जाते हैं। वही वार्ड में राजवर्धन तानी के पास आकर उसका हाथ पकड़ के बोलता है, जिस किसी ने भी ये किया है ना तुम्हारे साथ, उससे तो मैं वो सजा दूंगा कि वो मौत के लिए भी तड़पेगा पर मौत भी नहीं मिलेगी, बस तुम ठीक हो जाओ एक बार। तानी उसकी बात सुन बस अपनी पलकें झपका देती है। उसको ऐसे करते देख राजवर्धन उसको छेड़ते हुए बोलता है, वैसे बीवी ये अच्छा तरीका तो है, मैं बोलता हूँ और तुम बस ऐसे ही पलकें झपका कर जवाब दो। मैं डॉक्टर को बोल देता हूँ कि कोई इलाज न करे, मुझे तो तुम ऐसे ही जयदा वही लग रही हो, एकदम शांत बोल। वो जोर जोर से हंसने लगता है और तनय बस उसको घूर के देखती रहती है। राजवर्धन उसके ऐसे घूरने से बोला, अरे बीवी ऐसे मत देखो वरना मुझे फिर से प्यार हो जाएगा तुमसे। उसका इतना बोल रहा कि तानी की तो अखियां ही बाहर आ जाती हैं। अहिया तू वो सरप्राइज हुई राजवर्धन को देखने लगती है। राजवर्धन को जब समझ में आता है कि वो कौन बोल गया तो वो अपनी बात को संभालते हुए आगे बोलता है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को देखकर आता हूँ, टेस्ट हुआ या नहीं ठीक है आता हूँ मैं। इतना बोल वो जल्दी से वार्ड से बाहर निकल जाता है। या रू इतना बोल वो जल्दी से वार्ड से बाहर निकल जाता है और खुद को कोसने लगता है। वही तानी अब भी उस तरफ देख रही थी जहां से राजवर्धन गया था। उसके मन एक अलग ही हलचल पैदा हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल राजवर्धन का था। वो वार्ड से भर बाहर निकलकर बेंच पर बैठे हुए खुद से ही बोलता है, ये क्या बोल गया तू राजवर्धन? क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में कि तुम इतनी जल्दी कैसे उसके प्यार में पड़ गए? पक्का तुझे तो वो रमन की तरह ही मजनू समझ रही होगी। कैसे जाऊंगा मैं उसके सामने अब? उसके किस किस सवाल का जवाब दूंगा? उग क्या कर दिया ये मैंने? यही सब सोच वो अपने में ही उलझा हुआ था। वही नितेश इस वक्त तक नाव से अपने रिजॉर्ट तक आ चुका था और वो अपना सामान पैक करते हुए टीना का कॉल लगता है। टीना तो अब तक पार्टी में ही बिजी थी तो उससे उसका फोन आने का कोई पता ही नहीं चलता। ऐसा ही हाल निया का था। नितेश दोनों का कॉल मिलाकर थक चुका था लेकिन कोई फोन जवाब नहीं दे रहा था तो वो निराश होकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां से जल्दी में चेकआउट कर जल्दी से दूसरी नाव लेकर वहां से रात को ही निकल जाता है क्योंकि उसका अंदाजा हो गया था कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। वही राजवर्धन की टीम को उसके रिजॉर्ट की लोकेशन मिल चुकी थी लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे वो वहां से निकल चुका था। 1 साल पहले वो उनके हाथ से निकल चुका था। इधर हॉस्पिटल में तानी के टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था और डॉक्टर का शक सही था। डॉक्टर जल्दी से इलाज कराते हैं और राजवर्धन को सब अच्छे से बता देते हैं। थोड़ी देर में दवा की वजह से नींद आ चुकी थी। अब सुआह उसके होश में आने का इंतजार था और राजवर्धन के दिल को तो धड़कन मानो बड़ी हुई थी। चैप्टर 44। राजवर्धन तो टेंशन में अब इधर से उधर चक्कर लगाने जा रहा था। रमन उसे ऐसे करता देखता है तो झल्ला के पूछता है, ये तू क्या कर रहा है तब से? तुझे देख देख कर मेरा सर चकराने लगा है। एक जगह बैठ जा या तो यहां से जा। राजवर्धन यह वक्त इतना बेचैन था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या करे। वो राम के पास बैठकर बोलता है, यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रमन यूज ऐसे अजीब गरीब एक्सप्रेशन देख पूछता है, कैसी गड़बड़? अब तो भाभी भी मिल गई और वो ठीक भी है तो अब क्या हो गया? राजवर्धन उसकी बात सुन एक नजर वार्ड की तरफ देखकर अपने में ही खोए हुए बोलता है, भाभी तो ठीक है लेकिन कल मैं जरूर ठीक नहीं रहूंगा। रमन उसकी ऐसी बातें सुन बोलता है, क्या बोल रहा है भाई, सही से बोल, तू क्यों ठीक नहीं रहेगा? तेरी तबीयत खराब है? हाँ, कहीं दर्द हो रहा है? कुछ तो बता। राजवर्धन अपने में ही खोए हुए, कुछ नहीं हुआ है मुझे अब तक तो कल का पता नहीं। रमन अब राजवर्धन को कांधे से पकड़ के खुद के सामने करके, क्या बोले जा रहा है, साफ साफ बता। राजवर्धन रमन को सारी बात बता देता है जो उसने तानी से बोला था। रमन उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है और राजवर्धन उसको घूरने लगता है। जब रमन काफी देर तक चुप नहीं होता तो राजवर्धन उसके बाजू में एक जोर से मुक्का मारता है। रमन राजवर्धन से दूर जाकर अपनी बाजू सहलते हुए अपनी हंसी पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए बोलता है, आह यार, तू अपनी ही बीवी से प्यार का इजहार करने के बाद इतना डर रहा है? अगर तुझे अभी किसी ने ऐसे देख लिया ना तो पक्का बेहोश हो जाएगा। क्या यार, तू भी इसमें डरने वाली क्या बात है?
तू बेका में परेशान हो रहा है, कुछ नहीं करेगी भाभी, वैसे भी वो तेरी तरह नहीं है जो ऐसे ही किसी को मारने पिटने लगे। वाकई इस वक्त को राजवर्धन की हालत थी, उस पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता, क्योंकि दुनिया के लिए वो एक अलग ही इंसान था और यहाँ अपनी बीवी के सामने उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। और राजवर्धन भी अपने दिल के हाल सिर्फ रमन से ही कहते थे, जिसकी वजह से रमन उसकी हालत समझ रहा था। राजवर्धन उसकी बात पे बोला, रुक जा, तेरी शादी होने दे, एक बार फिर बताऊंगा कि बीवी का डर क्या होता है, फिर देखता हूं ये बत्तीसी जो अभी दिख रही है तब ये दिखती है या नहीं। रमन उसकी बात सुन खुद की हंसी कंट्रोल कर बोला, यार तू हर बार घूम फिर कर मेरी शादी पे क्यों आ जाता है, अभी फिलहाल खुद पर फोकस कर और सोच सुबह भाभी को कैसे फेस करेगा, क्या सोचेगी वो तेरे बारे में, कितना डेस्परेट आदमी है, 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को और ये अभी से प्यार मोहब्बत की बातों में उतर आया। सोच राजवर्धन, सोच क्या बोलेगा अपनी प्यारी बीवी को। रमन की आवाज में शरारत साफ जाहिर हो रही थी। राजवर्धन उसकी तरफ घूर के देखता है और उसको धक्का देते हुए बोलता है, तू निकल यहाँ से, किसी काम का नहीं है, तू कल शाम से पहले नजर मत आना तू मुझे, एक तो मैं टेंशन में हूँ ऊपर से तू मजे ले रहा है। रमन खुद को संभालते हुए बोलता है, मजे नहीं ले रहा भाई, तू बेकार में परेशान हो रहा है, कल तो भाभी को कुछ याद भी नहीं रहना और तू ऐसा दिखावा करना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे यकीन है कि वो तुझसे खुद से तो कुछ पूछेगी नहीं और तू सामने से बोलना भी मत, बस बात खत्म। राजवर्धन को रमन की बात सही लगती है तो वो सहमत होते हुए बोलता है, हम ये बात सही है तूने, मैं उसके सामने आज की कोई बात ही नहीं करूंगा तो वो भी कुछ नहीं बोलेगी, एक तो वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से मैं भी ना जाने कैसे बोल गया वो सब। रमन तू गार्ड से पता कर उस लड़के के बारे में, मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि तानी उस लड़के को जानती है, उसकी आंखों में खौफ था ना जो उसके लड़के की वजह से, वो मैं तुझे बता नहीं सकता, फिलहाल तू उसका पता कर, बाकी की डिटेल तो सुबह ही पता चलेगी। राजवर्धन की बात पर रमन थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोलता है, वो लड़का रिजॉर्ट छोड़कर भाग चुका है, जब तक हमारी टीम पहुंची तब तक वो जा चुका था, उसकी कुछ जानकारी तो मिली है पर मुझे भी लगता कि भाभी उसको जानती होगी क्योंकि दोनों हाय लखनऊ से हैं और टीना ने भी कुछ बोला है भाभी को लेकर। राजवर्धन उसकी बात सुनकर उसको सीरियस हुआ बोलता है, टीना ने क्या बोला, तू साफ साफ बता। रमन एक गहरी सांस लेकर बोलता है क्योंकि उससे पता था कि राजवर्धन इस बात को सुनने के बाद कैसा रिएक्शन देगा, तो वो बहुत ही ध्यान से बोलने लगता है। जब तूने मुझे टीना से पूछने को बोला था तो मैं गया था और उसके बाद टीना ने मुझे बताया, फिर जो भी उस समय ने रमन से कहा था वो सब रमन ने राजवर्धन को बता दिया था और चुप हो गया, वो बस अब राजवर्धन के फटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन राजवर्धन किसी सोच में डूबा देख वो उसको देखने लगा और मन में सोचने लगा, ये अब ना जाने क्या करेगा, बस ये भाभी को गलत ना समझे, वैसे टेंशन तो मुझे अब टीना की भी हो रही है। जब काफी देर तक राजवर्धन कुछ नहीं बोला तो रमन उसके कांधे पर हाथ रख बोला, देख मुझे नहीं लगता कि टीना ने जो भी बोला उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, इसलिए तू भाभी से इस बारे में कुछ मत कहना, पहले उन्हें खुद बताना देना। राजवर्धन उसकी बात सुन बोला, मैं तानी को क्यों कुछ बोलूंगा, ऐसे ही कोई बाहर वाले इंसान की बातों में आकर मैं उसकी समस्या नहीं बढ़ाने वाला, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि टीना ने ये सब क्यों बोला जबकि वो तो तानी की इतनी अच्छी दोस्त है, और अगर तानी ऐसा कुछ कर भी रही थी तो दोस्त तो ये सब बात छुपाते हैं ना कि ऐसे उसके ही देवर को इतना खुलकर बताएंगे, ये सब इतना सिंपल है नहीं जितना हमें लग रहा है। अब तो कल तानी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा असल बात क्या है, और अगर टीना ने ये सब जानबूझकर किया होगा तो उसे मुझसे कोई नहीं बच सकता। रमन उसकी बात सुनकर बस हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि उसे पता था कि राजवर्धन का गुस्सा कैसा है और वो खुद भी टीना को तो छोड़ने वाला नहीं था। अगर ये सब की वजह वो हुई तो रमन दोनों के लिए कॉफी लेने के लिए कैंटीन की तरफ चला जाता है और राजवर्धन वार्ड में तानी को देखने जाता है। राजवर्धन ध्यान से तानी को देखने लगता है, तानी भले ही बेहोश थी लेकिन बेहोशी में भी उसके माथे पे चिंता की सिलवटें अच्छे से दिखा रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके गाल पे फिंगर के निशान पड़ चुके थे जो अब साफ दिख रहे थे, जिन्हें देखकर राजवर्धन को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो उसके पास बैठकर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें जिसने भी ये दुख दिया है ना, जिसकी वजह से तुम इस हाल में हो, उसके लिए कि ऐसी सजा दूंगा मैं कि वो जिंदगी भर याद रखेगा,
कहाँ मैंने सोचा था आज कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा और कहाँ तुम इस हाल में यहाँ हो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा ना कि तुम ये सब एकदम ही भूल जाओगी। इतना कह वो प्यार से उसका माथा चूम लेता है और उसके एहसास भर से ही तानी के माथे की सिलवटें हट जाती है और उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगता है। राजवर्धन उसको ऐसे देख मुस्कुरा देता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाकर तानी के उन निशान को इलाज करने के निर्देश देता है क्योंकि वो तानी के चेहरे पर उस इंसान का दिया एक भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही तानी को उसकी वजह से परेशान करना चाहता था। इधर रात के लगभग 2 बज रहे थे और टीना और निया अब तक रिजॉर्ट वापस आ चुकी थी और अपने अपने कमरे में उन लड़कों के साथ थे जिनके साथ वो डांस कर रही थी। वो दोनों लड़के भी इंडियन ही थे और शायद से दोस्त भी थे जो उनकी तरह घूमने आए थे। जब उन्हें इतनी खूबसूरत लड़कियों ने सामने से अप्रोच किया साथ चलने के लिए तो वो भी कैसे मना करते थे, वो भी उनके साथ हो लिए। टीना अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है और उस लड़के के कपड़े उतारने लगती है। तभी वो लड़का टीना का हाथ पकड़ के बोलता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम तो कर लेने दो, नाव में भी मेरे होठों का लगभग पूरा रस निकल ही लिया है, अब तो थोड़ा रुक जाओ, पहले एक हॉट बॉथ लेते हैं फिर शुरू करते हैं। इतना बोल वो लड़का टीना के लिप्स पे पैक करके एक आंख मार देता है। टीना भी कहाँ कम थी, वो उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ के अपने साथ खींचे हुए बाथरूम में लेकर जाने लगती है और वो लड़का बस जल्दी में किसी तरह अपने पैंट रूम में ही उतार देता है और टीना के साथ बाथरूम में चला जाता है। उसको अपने साथ बाथटब में ले जाकर टीना उसकी शर्ट के बटन खोलने हुई बोलती है, अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना कपड़े उतारने में। लड़का नामे सर हिलाता है तो बिना देरी किए उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर देती है और ध्यान से उस लड़के को देखने लगती है। उस लड़के को देखकर टीना की आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो उसको वैसे ही देखते हुए बोलती है, अब क्या खड़े ही रहोगे या मेरे कपड़े भी निकालोगे। टीना की आवाज में रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा था, जिसे समझकर वो लड़का बिना देरी किए टीना के सारे कपड़े लगभग फाड़ते हुए उसके शरीर से अलग कर देता है और बिना देरी के टीना के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमना लगता है। टीना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में वो लड़का टीना को बाथटब में ही लेटा कर उसके ऊपर था और पूरा बाथरूम में टीना की आहें गूंज रही थी। कुछ ऐसा ही हाल निया के कमरे का भी था। निया भी अपने साथ आए हुए लड़के के साथ डोमिनेटिंग व्यवहार कर रही थी। वो उस लड़के के कपड़े उतारे हुए बिस्तर पर उसके ऊपर आ जाती है और उसके होठों पर प्यासे की तरह टूट पड़ती है। वो लड़का भी निया के बालों में अपनी पकड़ कस के उसको किस कर रहा था। थोड़ी देर में निया उसके होठों को छोड़ अब उसके पूरे शरीर पर अपनी बेचैन लबों से चूमने लगती है और लड़का भी ये सब बड़े ही मजे से आनंद ले रहा था। निया उसको जी भर के चूमने के बाद उसके ऊपर आकर झटके से उसके अंदर एंटर करती है। वो लड़के को एक मोमेंट को तो हैरान होता है पर फिर भी खुश हो जाता है और कुछ ही देर में निया की आंखें पूरी रूम में गूंज रही थी। थोड़ी देर में वो लड़का निया को अपना नीचे कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और निया अब आहों से साथ सिसकियां भी ले रही थी क्योंकि वो लड़का उसके साथ काफी रूड तरीके से इंटीमेट हो रहा था। तानी की दोनों दोस्त इस बात से बेखबर कि तानी इस वक्त की हालत में है, खुद को संतुष्ट करने में लगी हुई थी और उधर राजवर्धन का इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। वो तानी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। चैप्टर 45 राजवर्धन रात भर तानी के कमरे में ही बैठा रहता है। उसने रमन को अपने रिजॉर्ट में भेज दिया था क्योंकि अब राजवर्धन तानी के साथ था तो किसी को कंस्ट्रक्शन साइट भी संभालनी थी। कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, राजवर्धन अपने काम के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता था, इसलिए उसने रमन को वहां भेज दिया और खुद तानी के उठने का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे तानी से कई सारे सवाल करने से जो उसको परेशान कर रहे थे और ये भी सोच रहा था कि वो तानी को कैसे बताएगा कि वो खुद वहां कैसे था उस वक्त। यही सब उसके मन में चल रहा था। सुबह हो चुकी थी और सबकी सुबह एकदम अलग होने वाली थी। कोई किसी की बाहों में अपनी प्यास बुझा सके, उसकी बाहों में तो कोई इंतजार में कि कब उसका प्यार उठेगा। शायद जिंदगी की हर सुबह ऐसी ही तो होती है हर किसी के लिए। किसी की किस्मत में इंतजार होता है तो किसी की जिंदगी में उम्मीद और किसी की जिंदगी में उसके ख्यालों के सच होने का डर और खुशी दोनों। कुछ ऐसा ही यहाँ भी था, जहाँ एक तरफ टीना और निया अपनी जरूरत पूरी कर मजे से अभी तक सो रहे थे तो वही राजवर्धन उसकी आंखों में नींद कोसों तक नहीं थी। उससे बस तानी के उठने का इंतजार था और उससे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि वो ठीक हो, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। यह वक्त
उसका इंतजार भी खत्म हुआ और तानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो राजवर्धन अपनी ही सोच में गुम था। तानी ने उसकी तरफ देखा तो राजवर्धन को पहले तो अपने सामने देख वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, पर फिर उसको किस सोच में इतना गुम देख वो थोड़ा घबरा भी गई। उसके दिमाग में राजवर्धन का सवाल चलने लगा। वो कुछ देर तक उसको ऐसे ही देखती रही। वो सब कुछ भूल गई कि उसकी हालत क्या थी। रात को उसकी आंखों में राजवर्धन की बेरुखी का सोचकर ही आंसू आने लगे थे। आखिर उनकी शादी को कितना ही वक्त हुआ था कि उसका पति उस पर इतना यकीन करेगा कि उसे ऐसे किसी के साथ देखकर भी उसका यकीन बना रहेगा। यही सब सोचते हुए वो बस राजवर्धन को देखे जा रही थी। राजवर्धन को कब खुद पे किसी की निगाहें होने का एहसास होता है तो वो तानी की तरफ देखता है तो वो उठ चुकी थी और उसको ही देख रही थी। राजवर्धन उसको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख उसके दिल में एक दर्द सा होता है। तो जल्दी से तानी के पास जाकर उसके बिस्तर पर बैठा है और तनय के गाल पे हाथ रख अपनी फिक्र भारी आवाज में बोलता है, बीवी क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है? तुम ठीक हो? बताओ मुझे, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना बोल वो जल्दी से उठकर जाने लगता है तो तानी उसका हाथ पकड़ लेती है तो राजवर्धन अपनी जगह पे रुक जाता है और तानी के हाथ को देखता है जिसे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। राजवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तनई के पास बैठ जाता है। तानी बिना वक्त गवाए उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। राजवर्धन उसके ऐसे रिएक्शन से डर जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। तानी का रोना वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था और राजवर्धन को अब उसकी टेंशन होने लगी थी। राजवर्धन उसके सर पे हाथ प्यार से बोलता है, बीवी बस अब और नहीं रोना, इधर देखो। तानी उसके गले लगे ही अपना सरनामे हिला देती है और रोना जारी रखती है। तानी राजवर्धन के करीब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कितना मंगा था उसने रात को भगवान से कि किसी तरह बस राजवर्धन उसके पास आ जाए, बस वो किसी तरह नितेश की पकड़ से आज़ाद हो जाए। जब उसने रात को राजवर्धन को देखा था तो वो यकीन ही नहीं कर पाई थी। उस वक्त वो शौक में ही थी, लेकिन अभी राजवर्धन को सामने देखा वो कितना खुश था, कितना सुरक्षित है, वो शायद ही बयान कर पाए। बस इसलिए उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। जब उसका रोना नहीं रुका तो राजवर्धन उसको खुद से डरकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेता है और उसकी आंखों में देखता है और थोड़ा सीरियस हुए बोलता है, बस अब बिल्कुल नहीं रोओगी तुम, अब एक आंसू नहीं निकलना चाहिए तुम्हारी आंखों से। तानी उसकी बात सुन सिसकते हुए देखती है। आंसू अब भी उसकी आंखों से निकल रहे थे तो राजवर्धन उसके आंसू साफ कर उसको देखता है, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे तो वो उसके होठों को होठों में लेकर सक करने लगता है। तानी तो उसके इस एक्शन से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है, लेकिन राजवर्धन आंखें बंद किए उसको पैसे से चूमे जा रहा था। कुछ ही देर में तनाए भी उसके एहसास में पिघलने लगी थी, वो भी उसका साथ देने लगती है। दोनों की किस वक्त के साथ पैशनेट होते का रही थी, लेकिन राजवर्धन तानी की तबीयत का सोच खुद को कंट्रोल कर रुक जाता है, लेकिन तनाए उसको किस किए जा रही थी। जब सुको एहसास होता है कि राजवर्धन उसको किस नहीं कर रहा तो वो आंखें खोल उसको देखते हैं तो वो उसको ही देख रहा था जिसे तानी जेब जाती है वो हमसे अलग ही होने वाली थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और रमन बिना दस्तक दिए ही अंदर आ रहा था। सामने उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और रमन बिना दस्तक दिए ही अंदर आ रहा था। सामने उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और रमन बिना दस्तक दिए ही अंदर आ रहा था। वो कमरे में दाखिल होकर थोड़ा जोर से बोलता है, भाभी कैसी हो आप? अब सामने का नजारा देख बाकी के शब्द वो बहुत ही धीरे से बोलता है, लेकिन वहां इतनी शांति थी कि उसके कहे सारे शब्द तानी के साथ राजवर्धन ने भी सुने थे। वो तुरंत से पलटकर बोलता है, लगता है मैं गलत समय पर आ गया, आप लोग जारी रखें मैं बाद में आता हूं। इतना बोल वो जाने लगा कि तभी तानी राजवर्धन से अलग हो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वो इस वक्त शर्म से लाल हो चुकी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर उठाकर किसी को भी यह वक्त देखे। तभी उससे राजवर्धन की आवाज सुनाई देती है जो रमन से रुकने को ही बोल रहा था। तानी तुरंत सर ऊपर उठाकर उसको इशारे से मना कर रही थी कि रमन राजवर्धन की बात सुनकर अब उनके पास आने लगा था। तानी भी राजवर्धन से अलग होने लगती है, लेकिन राजवर्धन उसको बाहों में लिए ही बैठा रहा। तानी उसको घूर के देखती है, लेकिन राजवर्धन को तो जैसा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तानी इस वक्त पिछली रात का सब भूल चुकी थी। रमन उसके पास आकर कुर्सी पर बैठे हुए बोला, भाभी अब आप कैसी हैं? तानी एक नजर घूर के रमन को देखती है जो उसके सामने आकर बैठ गया था और मन में सोचती है, सच में दोनों भाइयों को कोई अक्ल है या नहीं? अभी इतना शर्मनाक पल था और अब दोनों ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ऊपर से ये देवर हमारा एक नंबर का अपने भाई का चमचा है, जो ये बोलेंगे वही करेंगे। देवर जी भी हमारे हो। तनी को कुछ ना बोलता देख रमन वापस से पूछता है तो तनी बोलती है, हम ठीक हैं अभी। रमन सुखी बात सुन दोनों को छेड़ते हुए बोलता हूँ, हम वो तो देखा मैंने अभी। तानी तो शर्म के मारे लाल हो जाती है और अपना सिर नीचे कर लेती है और राजवर्धन उसकी बात सुन उसको घूर के देखता है तो रमन बात बदलते हुए बोलता है, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ। तानी उसकी हिचकिचाहट देख समझ गई थी कि वो क्या पूछने वाला है। वो सब याद आते ही तानी मानो कनपने लगी थी और ये राजवर्धन भी अच्छे और महसूस कर सकते था। तानी हिम्मत कर रमन की बात का जवाब देती है, जी पूछिए भैया आप क्या पूछना चाहते हैं। उसकी हालत देखकर राजवर्धन रमन को ना पूछने का इशारा करत है, लेकिन रमन उसको इग्नोर कर तनाई से पूछता है, भाभी क्या आप बता सकती हो कि कल आपके साथ क्या हुआ था, आप वहां उस स्थिति में कैसे पहुंचे। आप प्लीज इस बात को गलत मत समझो, मुझे बस अथॉरिटी को भी बताना है तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं और भाई भी नहीं चाहता कि आपको कोई बाहर वाला सवाल करे, बस इसलिए। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तानी रमन की बात सुन एक नजर राजवर्धन को देखती है और फिर रमन को उनकी आंखों में कई सारे सवाल थे जिन्हें महसूस कर तानी अंदर तक हिल चुकी। ऊपर से कल का वो सब याद कर उसकी और हालत खराब हो रही है। वो नितेश के बारे में सोचते हुए कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी हालत देख राजवर्धन तानी को कस के लगे लगाकर बोला, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस रोना बंद करो। तानी राजवर्धन की बात सुन ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं हमें बताना है, हमें बस ये समझ नहीं आ रहा है कि। राजवर्धन उसके चेहरे को हाथ पे पकड़ के, कि मैं यकीन करूंगा या नहीं। तानी अपना सिर झुका लेती है। राजवर्धन उसके मन की बेचैनी समझ अजात है और रमन को अच्छा से जाने का इशारा करता है। रमन भी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही राजवर्धन तानी से बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। देखो मैं या रमन वो सब इसलिए नहीं जानना चाहते कि हमें तुम पर यकीन नहीं है, हमें तुम पर यकीन नहीं है, हमें वो सब इसलिए जानना है क्योंकि तुम्हें दर्द देने वाले इंसान को मैं ऐसा नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बिना सोचे बता दो। तानी उसकी आंखों में अपने लिए यकीन देख सकती थी। वो हिम्मत कर बोलती है, वो हम कल टीना और निया के साथ पार्टी करने गए थे तो हमने बस जूस ही पिया था, लेकिन उसको पीने के बाद हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो हम बीच पर चले गए और शांत एरिया देख बस चल कर रहे थे, तभी वो वहां आ गया और उसने फिर हमें थप्पड़ भी मारा और हमारे साथ बदतमीजी भी की। तानी ये सब बड़ी हिम्मत करके बोल रही थी और सिसकियां नहीं ले रही थी और उसकी बात सुनकर राजवर्धन के हाथ की मुठिया बनने लगी थी, पर वो इस वक्त अपना होश नहीं खो सकता था। उसे इस वक्त अपना होश संभालना था। वो तानी से पूछता है, बीवी क्या तुम उसे जानती हो। तानी हाँ में सिर हिलाकर अटकते हुए बोलती है, वो नीयू का भाई है। हम सच कह रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता है। हमने तो पता नहीं वो यहाँ है, वरना हम यहाँ कभी आते ही नहीं। हम सच कह रहे हैं। वो इतना बोल जोर जोर से रोने लगी थी और कांप रही थी। राजवर्धन उसके चेहरे को पकड़ के प्यार से बोला, बस बीवी बस मुझे यकीन है कि तुम सच बोल रही हो, तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझे, तुम कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तानी उसके ऐसे बोलने से उसके गले लग गई और कुछ देर में उसे दूर होकर अपने आंसू साफ कर बोली, आपको पता है उसने हमारे जूस में जाने कैसे कुछ मिला दिया था कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे और वो हमें वैसे ही खिंच कर ले जा रहा था। हम सच कह रहे हैं, अगर वह वक्त आप वहां नहीं आते और हमारे साथ कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते। हम कैसे आते आपके सामने, हम तो जी नहीं पाते। हम हर पल आपको ही याद कर रहे थे और देखिए राम जी ने आपको हमारे पास भेज ही दिया। वो फूट फूट के रोने लगी थी। राजवर्धन उसको कसके गले लगाकर बोला, ऐसे कैसे तुम्हें कोई कुछ करे देता, जान ले लेता मैं उसकी। वो तो मैं अब भी लूंगा, लेकिन तुम अब वो याद करके बिल्कुल नहीं रोओगी। अब बस जो होना था हो चुका, तुम अब मेरे पास हो तो अब तुम ऐसे बेकार इंसान पे अपने ये कीमती आंसू नहीं बहाओगे। राजवर्धन तानी को खुद से अलग करने लग तो तनय मना करते हुए बोली, नहीं रहने दीजिए ना, इतने दिनों बाद तो हमें सुकून मिला है हमारा। राजवर्धन उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उसके बालों पे किस कर उसको और टाइट से हग कर लेता है क्रमशः। अब तक इस कहानी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी अपना समर्थन बनाए रखेंगे और मुझे इसे बेहतर तरीके से लिखने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।